इसका मूव ऑन कर और वीडियो बना जल्दी। इस वीडियो को ना हम इसके माँ बाप को भेजेंगे, तब जाके उनकी अक्ल ठिकाने को आएंगी किससे पंगा लिया है। और अगर तब भी उनके समझ में नहीं आया ना तो इसे ना ये जंगल में कुत्ते भेड़ियों के हवाले कर दूंगा। गाड़ी तेजी से हाईवे पर दौड़ रही थी, जिसमें शहर का नामी और खूंखार गुंडा करीम, जिसकी शक्ल ही देखकर अच्छे अच्छे डर जाएं। उसका चेहरा एकदम सफेद था, जिस पे अनेकों घाव के निशान थे और उसकी दाईं आंख थोड़ी छोटी थी। उसके खूनी दिमाग ने कबीर का मर्डर करने का प्लान बना लिया था। तभी अचानक गाड़ी में बैठा कबीर, जो अभी सिर्फ 1 साल का था, अपने पैरों पर खड़ा हो गया और एक तीखी मुस्कान से करीम को देखने लगा। भाई ये इतना छोटा बच्चा अपने पैरों पर कैसे खड़ा हो गया? कबीर मुस्कुराते हुए करीम की तरफ मुड़ा और अपने जेब से लाल रंग की क्रेयॉन निकालकर उसके गले में तेजी से घुसा दी। करीम के गले से खून तेजी से बहने लगा और कबीर उसके गले से बहता खून और उसे दर्द से कर्राते देख खिलखिलाकर हंसने लगता है। उस गाड़ी में बैठे बाकी 2 किडनैपर्स का ये देखकर होश उड़ चुके थे और वो घबराहट के मारे भागने के लिए गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगते हैं। तभी उस तेजी से बढ़ती गाड़ी की टायर्स ने खुद का खुद आंख पकड़ ली और उसका दरवाजा पूरी तरह से जाम हो गया। कुछ ही पलों में आग की लपटों ने उन दोनों किडनैपर्स को बुरी तरह से झुलसा दिया। गाड़ी में बैठा कबीर आग की लपटों को देखकर मुस्कुरा रहा था। तभी एक लाल चूड़ियों वाला हाथ उसकी तरफ बढ़ता है। हाथ बिल्कुल झुलसा हुआ था, जैसे उस पे कई सालों पुराना घाव लगा हो, और उसके झुलसे सड़ चुके हाथों से जिसका मांस बाहर आ रहा था, उस हाथ पे बिल्कुल नई लाल चूड़ियां चमक रही थी। लगभग 35 से 40 साल की उम्र की औरत घुंघराले बाल, लाल साड़ी पहनकर कबीर को उस जलते हुए गाड़ी से बाहर निकालकर अपनी गोद में ले वहां से जाने लगी। जाते जाते उसने एक नजर कर्राते हुए करीम की तरफ देखा, जो अब सड़क पर अधमरी हालत में पड़ा हुआ था। करीम ने डर के मारे कांपते हुए पूछा, कौन हो तुम? आहोंडे। करीम के आहुंडे से नजरें मिलाते ही उसके भी शरीर ने आग पकड़ ली। चारों तरफ धुआं और आग की लपटों से गुजरते हुए आहुंडे ने कबीर को एक हाथ से पकड़कर ऊपर आसमान की तरफ उठाया। कबीर आहुंडे का झुलसा हुआ चेहरा और खरोंचों से भरे शरीर पे लाल साड़ी पहने देख और जोर जोर से हंसने लगा। आहुंडे ने एक गुर्राती हुई आवाज में कबीर को कहा, शाबाश कबीर, शाबाश। बस ऐसे ही तुमको मेरा साथ आगे भी देना है। इन सबको चुन चुन के हम ऐसी दर्दनाक मौत देंगे कि भूत भी याद रखेगा और भविष्य भी। आहुंडे हमारी कबीले की रानी, बहादुर, बुद्धिमान और दूरदर्शी, एक रानी होने के सभी गुण से संपूर्ण इस रानी ने सदियों पहले हमारी कबीले की नींव रखी थी। अगर आज हम इस दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल हैं तो वो सिर्फ आहुंडे के कारण है। हमारी ये शक्ति आहुंडे का एक तोहफा है। उनकी ताकत आज भी हमारे रास्ते के सारे कांटों को उखाड़ फेंकती है और अब हमें आहुंडे के इस कर्ज को उतारना है। बहुत दिन इंतजार किया हमने इस बदले का। इस दुनिया से हमें बदला लेना है जिसने आहुंडे को धोखे से मारा था। आहुंडे के वापस आने का समय आ चुका है। आहुंडे हमारी कबीले की रानी वापस आने वाली है और अब उसे कोई नहीं रोक पाएगा। औलाद का प्यार पाने के लिए माँ बाप क्या कुछ नहीं करते। काश मेरे माँ बाप ने भी मुझे इतना प्यार किया होता। अभी बस बाल फिक्स करना है और ये डॉल तैयार। हेलो, या जस्ट अभी अभी हेयर सैंपल डॉल पे फिक्स किया है। हर चीज की एक कीमत चुकानी पड़ती है और वैसे भी ये जो हम कर रहे हैं वो कुदरत के कैद के बाहर है। बट यू डोंट हैव टू वरी,
ज्यादा से ज्यादा इस वजह से उसे कुछ विजन्स आ सकते हैं, वो थोड़ी बहुत तकलीफ में होगी सिर्फ कुछ दिनों के लिए। मे बी शी विल स्क्रीन, क्राई, बट नथिंग मोर देन दैट। आई होप सो। अरे अब क्यों घबरा रहे हो? इट्स टू लेट टू बैक डाउन दोस्त। रिक्वेस्ट ऑलरेडी भेजी जा चुकी है, अब तो बस इंतजार है उसके तोहफे का। रात के लगभग 12 बज रहे थे। मुंबई के आरकेएम हॉस्पिटल में एक अजीब सी शांति थी। उसके 4th फ्लोर के कॉरिडोर पर डॉक्टर माथुर कुछ परेशान से दिख रहे थे। डॉक्टर माथुर एवरेज कद काठी के थे। उनकी उम्र लगभग 50 साल की होगी और उनके पास करीब 12 साल का मेडिकल एक्सपीरियंस था। वो अभी अभी अमेरिका के ट्रिप से लौटकर सीधा हॉस्पिटल आ पहुंचे थे। नर्स, विधि कहाँ पर है? नर्स की आंख लग गई थी। उसे डॉक्टर माथुर की बात समझने में कुछ वक्त लगा। हेलो डॉक्टर माथुर, मिस विधि रूम नंबर 201 में है। टेल मी, हाउ इज शी? सर वो थोड़ी नर्वस सी थी। उनके साथ उनके पति मिस्टर वजीर भी हैं। आई डोंट नो, अब क्या ही हो सकता है। एनीवे, आई विल टॉक टू देम। नर्स को ये समझ नहीं आ रहा था कि डॉक्टर माथुर, जो देश के फर्टिलिटी साइंस के एक बड़े एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने आज तक कभी भी आफ्टर आवर्स में पेशेंट अपॉइंटमेंट नहीं रखी, चाहे वो कोई पॉलिटिशियन या बड़ा बिजनेसमैन ही क्यों ना हो, उन्होंने अपने नियम और कायदे सभी के लिए एक समान रखे। मगर आज ऐसा क्या हुआ जो वो अपने उसूलों के खिलाफ इतनी रात हॉस्पिटल आ पहुंचे? पता नहीं कौन है ये विधि उपाध्याय। इसकी वजह से बेकार में मेरी एक्स्ट्रा ड्यूटी लग गई। होगी शायद कोई बड़े सेठ की बीवी या बेटी। यू आर रॉन्ग नर्स। विधि उपाध्याय कोई बड़े घर की बहू या बेटी नहीं है। शी इज अ सोशल वर्कर। अब डॉक्टर राकेश, आप कब आए? आई एम सॉरी, मैं तो बस ऐसे ही। डोंट वरी सिस्टर, मैं तुम्हारी कंप्लेंट नहीं करूंगा। बट तुमने क्या कभी विधि उपाध्याय का नाम नहीं सुना? अब नहीं, मैंने तो पहले कभी नहीं सुना इनके बारे में सर। इट्स ऑल राइट सिस्टर। वैसे भी दुनिया में अच्छे लोगों को अपना नाम बनाने में वक्त लगता है। विधि उपाध्याय एक एनजीओ चलाती है जो कि अंडर प्रिविलेज बच्चों की एजुकेशन पे फोकस करता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। पता है, उनको कई बार पद्मश्री अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट किया गया है। पर इस किस्म की पोजीशन या अवार्ड को पाने के लिए पॉलिटिकल कनेक्शन का होना तो जरूरी है, वरना तो। बेचारी, पर डॉक्टर उनको क्या इशू है? कुछ सीरियस प्रॉब्लम है क्या? यस, उनके पेट में पल रहे बच्चे को एक रेयर अबनॉर्मलिटी है। द चाइल्ड कुड डाई और द मदर, या शायद बोथ ऑफ देम। कुछ भी कहना मुश्किल है। ओह नो। आई रियली विश कि मैं उनके लिए कुछ कर पाता। उम्मीद करता हूँ कि डॉक्टर माथुर शायद कुछ रास्ता निकाल पाए। डॉक्टर राकेश नर्स से बातें करके वहां से दूसरे वार्ड की तरफ चल दिए, जहां डॉक्टर राकेश इस उम्मीद में थे कि मशहूर डॉक्टर माथुर विधि और उसके बच्चे के लिए कुछ करिश्मा कर सकेंगे। वहीं डॉक्टर माथुर डॉक्टर राकेश की दी गई रिपोर्ट को देखकर ऑलरेडी गिव अप कर चुके थे। वो विधि और वजीर को समझाने की कोशिश में थे कि उनको अब कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। विधि, हम ऑलरेडी 2 बार अल्ट्रासाउंड स्कैन कर चुके हैं और दोनों ही बार हमें यही पता चला है कि तुम्हारे इस होने वाले बच्चे को एनेंसेफेली है और इसीलिए उसका स्कल डेवलप नहीं हो पाया है। आई एम अफ्रेड तीसरी बार स्कैन करने पर भी हमें वही रिजल्ट आएगा। आई डोंट थिंक वी कैन डू एनीथिंग। मैं तो आपकी बात समझती हूँ डॉक्टर माथुर। मुझे बस इस सब से छुटकारा चाहिए। आई एम टायर्ड ऑफ ऑल दिस। आप प्लीज वजीर को समझाइए। विधि, आई नो कि तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही है और ये सब मेरे लिए भी मुश्किल है, बट आई जस्ट वांट टू ट्राई वन मोर टाइम प्लीज। आई प्रॉमिस दिस विल बी द लास्ट टाइम। पर तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो वजीर? बार बार टेस्ट करने से बेबी की एबनॉर्मलिटी चली तो नहीं जाएगी ना? और तुम दोनों। प्लीज डॉक्टर माथुर, मे बी आई नो आई एम बीइंग इलॉजिकल, पर बस और एक बार आप अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं। मैं फिर से ये सब नहीं झेलना चाहती वजीर। अल्ट्रासाउंड, मल्टीपल एक्सरे, सेम स्ट्रेस और वही डॉक्टर का स्टेटमेंट कि मेरा बच्चा एबनॉर्मल है। आई कांट गो थ्रू ऑल ऑफ दिस अगेन एंड अगेन। विधि, आई नो, प्लीज एक आखिरी बार मेरे लिए मान जाओ प्लीज। इट्स योर कॉल विधि। फाइन, लेट्स जस्ट डू इट। ग्रेट डॉक्टर माथुर, अब विधि भी राजी हो गई है। ओके देन, तुम दोनों बाहर कॉरिडोर पे इंतजार करो, मैं टेस्ट की अरेंजमेंट करता हूँ। मुझे कुछ चक्कर सा आ रहा है। वजीर, क्या तुम मेरे लिए कहीं से पानी ला सकते हो?
हाँ तुम आराम करो, इधर इस बेंच पे बैठ जाओ। आई विल गेट सम वाटर फॉर यू। यहाँ आसपास कोई वाटर कूलर क्यों नहीं है? एनीवे, हॉस्पिटल में कहीं ना कहीं तो पानी मिल ही जाएगा। वजीर को वहां से गए हुए कुछ सेकंड्स ही हुए होंगे, पर विधि को ऐसा लगा कि जैसे वो कई घंटों से वजीर का इंतजार कर रही थी। कुछ ही समय में हॉस्पिटल के उस कॉरिडोर का माहौल अचानक अजीब सा हो गया था। विधि को ऐसा लगा कि शायद उसकी आंख लग गई थी और वो घंटों बाद उठ रही थी। वो बेंच से खड़े होकर वजीर को आवाज देने ही वाली थी कि तभी किसी की दूर से आती पैरों की आवाज उस कॉरिडोर में गूंजने लगी। ये औरत कौन है? शायद नर्स? नहीं, ये यहाँ की स्टाफ तो नहीं लग रही है। उफ, अचानक से मौसम को क्या हो गया है? इतनी ठंड क्यों लग रही है? और वजीर वो कहाँ है? इनसे पूछती हूँ, शायद इन्होंने वजीर को देखा हो। काफी वक्त हो गया है वजीर को गए हुए। एक्सक्यूज मी, क्या आपने अभी इस कॉरिडोर से एक आदमी को जाते हुए देखा क्या? उन्होंने वाइट शर्ट पहन रखा था। एक्चुअली ही इज माय हस्बैंड। तुम्हें अपने बारे में फिक्र करनी चाहिए विधि, वजीर के बारे में नहीं। व्हाट? आपको उन दोनों का नाम कैसे पता है? हु आर यू? मैं कौन हूँ, क्या हूँ, इस सब के बारे में अभी तुमको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बस तुम ये बॉक्स अपने पास संभाल के रख लो। वेट, मगर ये आप मुझे किस लिए दे रहे हो और क्यों? है क्या इसमें? उस औरत का ये कहते ही विधि के आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वो वहीं उस बेंच के पास गिर पड़ी और वो अनजान औरत जैसे गुनगुनाते आई थी वैसे ही गुनगुनाते हुए चली गई। उफ, मेरा सर लगता है जैसे कोई कान के पास हथौड़ा मार रहा हो। हाँ, मैं यहाँ हॉस्पिटल बेड पे कैसे आई? मैं तो कल नहीं, आज पता नहीं कब, पर मैं कॉरिडोर पे थी, राइट? और एक औरत, वो औरत कौन थी? वजीर कहाँ है? वजीर तुम कहाँ हो? गुड मॉर्निंग मैम, मिस्टर वजीर एक कॉल करने के लिए बाहर गए हैं। नर्स, मैं यहाँ कैसे आई? मैं जब आई तब तो आप यहीं पर थी मैम। डॉक्टर माथुर बस मुझे ये बोल के गए कि आपको आराम करने की ज़रूरत है। डॉक्टर माथुर, मेरा टेस्ट होने वाला था ना? आपका टेस्ट तो हो गया मैम। इस बार डॉक्टर माथुर ने पर्सनली सिस्टम्स में चेक किया है। टेस्ट हो गया? कब? आपको याद नहीं है मैम? नो, आई डोंट रिमेम्बर। अजीब बात है, शायद थकान के कारण इनको कुछ याद नहीं है। रिपोर्ट आ गई है क्या नर्स? अभी तक तो नहीं मैम। क्या बात है नर्स, आप कुछ परेशान लग रही हो। नहीं मैम, ऐसी तो कोई बात नहीं है। कम ऑन, टेल मी, टेस्ट के रिजल्ट्स आ गए हैं क्या? आई डोंट नो मैम, मैंने बस ये नोटिस किया था कि स्कैन के दौरान डॉक्टर माथुर कुछ परेशान से लग रहे थे, जैसे उन्होंने कुछ अजीब देख लिया हो। ही लुक्ड वेरी शॉक्ड एंड सरप्राइज एट द सेम टाइम। क्या विधि के पेट में अहोंडे की साजिश पल रही है? विधि हॉस्पिटल बेड पर लेटे हुए टीवी देख रही थी। तभी टीवी पे उसने एक अजीब सी औरत हंसते हुए देखी। उसकी हंसी काफी डरावनी थी। उसके हाथ में एक बच्चा था जिसको देख के लग रहा था मानो उसका जन्म बस अभी अभी हुआ हो। उस औरत की आंखों के नीचे गड्ढे पड़े हुए थे और उसने लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी। उसका हुलिया देख के लग रहा था कि जैसे किसी कबीले की रानी हो। उसके बाल खुले हुए थे और वो उस नवजात शिशु को अपनी गोद में सुलाने की कोशिश कर रही थी। उसकी भयानक शक्ल को देख के विधि सहम जाती है। तभी उस औरत की हंसी और डरावनी और शैतानी हो जाती है। क्या तुमको मेरा नाम कैसे पता है? इसके पहले विधि को कुछ समझ आता, वो औरत उस बच्चे को जोर से अपने हाथों में जकड़ लेती है, जैसे कि बस अभी उस बच्चे को जान से मार देगी। नहीं, उस बच्चे को छोड़ दो, उसे कुछ मत करना, छोड़ दे उसे। वजीर जल्दी आओ। क्या हुआ विधि, तुम एकदम से चिल्लाने क्यों लगी? ये इस टीवी पर क्या विधि? टीवी तो बंद है। व्हाट?
ये टीवी बंद कैसे हुआ? अभी तो मैंने इसे चालू किया था। तभी एक नर्स विधि के पास आती है। नर्स को देख के विधि को गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो गुस्से को दबाते हुए नर्स से पूछती है, नर्स, ये टीवी अभी चल रहा था और इसमें एक ऐड भी आ रहा था। कैसा ऐड मैम? आप लोग पेशेंट के साथ इतना भद्दा मजाक कैसे कर सकते हैं? क्या क्या बट मैम ये टीवी काफी टाइम से बंद पड़ा हुआ है। क्या? ये कैसे हो सकता है? अभी तो वजीर मेरी बात सुनो। कल रात जब तुम पानी लेने गए थे, एक अजीब सी औरत मेरे पास आई थी। उसने मुझे एक लेटर भी दिया था और अभी एक चुड़ैल जैसी दिखने वाली औरत मुझे उस टीवी पर दिखी। वो हमारे बच्चे को मार देगी वजीर, वो हमारे बच्चे को मार देगी। विधि, मेरी बात सुनो। इतनी सारी प्रॉब्लम्स और मेडिसिन के चलते तुम्हारा दिमाग न जाने क्या क्या सोच रहा है। कल रात भी जब मैं पानी लेकर आया था, तब तुम किसी के साथ सपने में बात कर रही थी। मुझे लगा कि तुम कोई सपना देख रही हो। क्या सपना? विधि को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। उस वक्त विधि वजीर की बात मान जाती है और उसके साथ घर लौट आती है। वो अपने सामान में उस लेटर को भी साथ लाती है जो कल रात उस औरत ने दिया था। एक तरफ विधि और वजीर अपने होने वाले बच्चे को लेकर खुश थे। वो बच्चा उनके लिए एक उम्मीद की तरह था, लेकिन वो नहीं जानते थे कि उनके अलावा कोई और भी है जो उनके बच्चे का इस दुनिया में आने का इंतजार उनसे पहले कर रहा था। हेलो। हाँ, ये तो होना ही था। आखिर रिपोर्ट्स नॉर्मल कैसे नहीं आती? हमें हमारा मकसद जो पूरा करना है। ठीक है, ध्यान रहे बच्चे की डिलीवरी तक विधि को कुछ ना हो। मैं जानता हूँ विधि, तुम्हें काफी कुछ सहना पड़ रहा है, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। अभी तो तुम्हारे बच्चे का इस दुनिया में आना बाकी है और आहुंडे के कहर के लिए भी तुम्हें तैयार रहना होगा। विधि हॉस्पिटल से घर आके आराम कर रही होती है। तभी उसका ध्यान एकदम से उस लेटर पर चले जाता है जो पिछली रात उसे उस अजीब सी दिखने वाली औरत ने दिया था। वो लेटर कहाँ गया? यहीं तो रखा था। हाँ, ये रहा। विधि एक बार फिर उस लेटर को पढ़ने लगती है। तोहफा? आहुंदे, क्या है ये सब? आई थिंक इट रियली हैज समथिंग टू डू विथ मी एंड माई बेबी। मुझे जल्द से जल्द ये लेटर वजीर को दिखाना होगा। वजीर को हर बार विधि की बातें बस उसका एक बुरा सपना ही लगती थी, और लगती भी क्यों ना। वो लोग कुछ समय से इतने बुरे दौर से गुजरे थे, ऐसे में विधि के मन में बुरे ख्यालात आना नॉर्मल बात थी। लेकिन इस बार उस औरत का विधि से मिलना सपना नहीं, सच था, और विधि के पास इस बात का सबूत भी था, वो लेटर। वजीर, ये देखो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। वजीर उस समय कॉल पर किसी से बात कर रहा होता है। वो विधि की आवाज सुन अपना कॉल कट कर देता है। मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। क्या हुआ विधि, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? जल्दी अंदर चलो वजीर, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। विधि वजीर को फौरन अपने कमरे में लेकर जाती है, लेकिन जैसे ही वो अपने कमरे में एंटर करती है, उसकी टेबल पर रखा वो लेटर एक हवा के झोंके के साथ बाहर उड़ जाता है। क्या हुआ विधि, रुक क्यों गई? यहाँ क्या दिखाने लाई थी, मुझे दिखाओ ना। वो लेटर हवा में उड़ गया वजीर, जो मुझे उस औरत ने दिया था। विधि बेबी, मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं, वो तुम्हारा सपना था। तुम प्लीज अब आराम करो, अपने लिए नहीं तो अपने आने वाले बच्चे के लिए सही। और तुम किसी औरत, किसी लेटर के बारे में बिल्कुल नहीं सोचोगे। तुम आराम करो बस। मैं यूं गया और यूं आया। लगता है तुम सही कहते हो वजीर, ये सब मेरा भ्रम है। मुझे अब आराम करना चाहिए। तुम प्लीज जल्दी आना। वजीर की बात मानकर विधि सब कुछ भूल के आराम करने के लिए बेड पर चले जाती है। पता ही नहीं लगा कब मेरी आंख लग गई। काफी रात हो गई है। छत पर कपड़े अब तक सूख चुके होंगे, उन्हें ले आती हूँ। ओफो, अब ये बेड भी सही करना होगा। कितना गंदा हो गया है इसका चादर। टेंशन में आजकल मेरा ध्यान एक जगह रहता ही नहीं है। विधि अपने बेड को ठीक करने के लिए जैसे ही खड़ी होती है, उसे एक बार फिर अपने सामने रखी अलमारी के कांच में वही औरत दिखाई देती है जो उसे कल रात से दिखाई दे रही थी। वजीर! ओफो, अब ये बेड भी सही करना होगा।
कितना गंदा हो गया है इसका चादर। टेंशन में आजकल मेरा ध्यान एक जगह नहीं रहता है। विधि अपने बेड को ठीक करने के लिए जैसे ही खड़ी होती है, उसे एक बार फिर अपने सामने रखी अलमारी के कांच में वही औरत दिखाई देती है जो उसे कल रात से दिखाई दे रही थी। नहीं नहीं, ये मेरा भ्रम है। वहां कोई नहीं है, कोई नहीं है वहां। वजीर, वजीर जल्दी आओ। लाल रंग की साड़ी में लिपटी वो डरावनी सी औरत एक एक शब्द कहते हुए विधि के करीब आती जा रही थी। उसका एक एक कदम विधि की सांसें बढ़ाते जा रहा था। वजीर, वजीर जल्दी आओ। वजीर, बचाओ। विधि, विधि क्या हुआ तुम्हें? ये औरत मुझे मार डालेगी वजीर, ये औरत मुझे मार डालेगी। विधि मेरी बात सुनो। वजीर मुझे बचा लो प्लीज, वजीर मुझे बचा लो। विधि विधि विधि, ये हमारी मेड है, रुक्मिनी दीदी। मैं कब से इनको कह रही हूँ साहब कि इस हालत में काम करना ठीक नहीं है। ये मैडम है कि मेरी बात सुनती नहीं, मुझे ही भगाती जा रही है। विधि के ऊपर उस रहस्यमयी औरत का कुछ ऐसा असर हुआ था कि उसे हर जगह बस उसकी डरावनी आंखें, उलझे बाल, उसका खौफनाक रूप दिखाई दे रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो औरत उससे आखिर चाहती क्या है। ये तुम हो रुक्मणी? मुझे माफ करना, पता नहीं मुझे आजकल क्या हो गया है। क्या अब फिर तुम्हें वही? हाँ वजीर, मुझे अब रुक्मणी के अंदर भी वही लाल साड़ी वाली औरत दिख रही थी। पता नहीं वो हमसे क्या चाहती है। पहले तो हमें हमारे बच्चे को इस दुनिया में लाने के लिए मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था, और अब जब वो इस दुनिया में आने वाला है तब पता नहीं क्यों हमारे साथ ये अजीबोगरीब प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही हैं। लगता है जैसे किसी ने हमारी इस छोटी सी फैमिली पर कोई काला जादू कर दिया हो। तुम चिंता मत करो विधि, भले ही ये कोई काला जादू हो या कुछ भी हो, कैसी भी काली शक्ति हो, मैं तुम्हें और हमारे होने वाले बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा। मुझे पता है अब मुझे क्या करना है। विधि और वजीर को ये सब किसी काला जादू से कम नहीं लग रहा था, लेकिन वो लोग अब तक अहोंडे की शक्ति से वाकिफ नहीं थे। उन्हें तो अहोंडे के वजूद के बारे में दूर दूर तक कोई अंदाजा नहीं था। अब हम क्या करेंगे वजीर? मोमो को इंडिया बुलाने का टाइम आ गया है विधि। इस सिचुएशन से निपटने के लिए वजीर अपने पुराने दोस्त मोमो को स्पेन से इंडिया बुलाने का फैसला करता है। वो विधि को बेड पे बिठा के मोमो को कॉल लगाते हुए रूम से बाहर निकल जाता है। एक तरफ विधि और वजीर जहां इस प्रॉब्लम से घिरे हुए थे, वहीं दूसरी तरफ स्पेन में बैठा उसका दोस्त मोमो पहले से इंडिया आने की तैयारी कर रहा था। इस वक्त वो अंधेरे में एक खौफनाक जंगल जैसे दिखाई देने वाले इलाके में अकेला बैठा था। उसके सामने आग जल रही थी। आग की चिंगारियां उसके चेहरे को रोशन कर रही थी और वो अपने हाथ में एक अजीब सी डॉल लिए कुछ कर रहा था। ये वही डॉल थी जिसे उसने खुद किसी मकसद के चलते अपने हाथों से बनाया था। उसके पास एक किताब भी रखी हुई थी। उस आंख के सामने उस डॉल को रख कर बैठा मोमो अपनी किताब में से कुछ पढ़ ही रहा था कि उसका फोन बजा। हेलो वजीर, आखिर तुम्हें मेरी याद आ ही गई। कैसा है तू भाई? और विधि कैसी है? कुछ भी ठीक नहीं है यार मोमो, विधि प्रेग्नेंट है और उसे। वजीर कॉल पर मोमो को विधि के साथ हो रही अजीबोगरीब घटनाओं के बारे में बताता है। ओह गॉड, मैं इंडिया आ जाऊं क्या? भाई तुम इन चीजों को नजरअंदाज मत करना वजीर। इफ यू वांट मैं आ सकता हूँ वहाँ। वही मैं तुमसे कहना चाह रहा हूँ मोमो, तुम्हें विधि और हमारे बच्चे के लिए इंडिया आना ही होगा। वी नीड योर हेल्प। भाई मैं कल ही वीजा के लिए अप्लाई करता हूँ, तुम चिंता मत करो वजीर, सब ठीक होगा। वजीर का कॉल कट करने के बाद मोहम्मद मोहसिन यानी मोमो एक बार फिर उस आंख के आगे अपनी किताब खोलकर कुछ पढ़ने लगता है। उसकी कुछ लाइंस पढ़ने पर उसे कुछ ऐसा लिखा हुआ दिखाई देता है जो उसके भी होश उड़ा देता है। शिट, मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता हूँ? मुझे कैसे भी करके अपनी इस गलती को सुधारना होगा। अब तक मैं जैसे चाह रहा था वैसे ही हो रहा था। अब मुझे वजीर का कॉल भी आ गया, अब मैं और कोई रिस्क नहीं ले सकता। मुझे माफ करना विधि, मैं तुम्हें इतने जल्दी नहीं मारना चाहता था, लेकिन अब मैं जो करने वाला हूँ उससे या तो तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना होगा या तुम्हारा होने वाला बच्चा। कुछ सोचते हुए मोमो एक बार फिर अपना फोन निकाल कर नंबर डायल करता है। जिसे वो फोन लगाता है उसका नाम उसके फोन में
मालिक नाम से सेव था। हेलो मालिक, मैं मोमो। मुझसे एक गलती हो गई है। मालिक अभी होंडे से क्षमा प्रार्थना के विशेष अनुष्ठान में व्यस्त हैं। उन्होंने तुम्हारे नाम एक संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि तुमने अपनी गलती जल्द नहीं सुधारी तो हो सकता है विधि एक बच्चे की जगह बिना चमड़ी वाले एक मांस के टुकड़े को जन्म देगी। इट्स ओके, मैं कुछ करता हूँ। आप मालिक से मेरी मीटिंग फिक्स कीजिए ना, मुझे जल्द ही इंडिया निकलना है। एक राज था जो मोमो अपने दिल में छुपाए बैठा था। वो शायद मोमो ही था जो विधि और आहुंडे के बीच की कड़ी था, लेकिन विधि और वजीर दोनों इस बात से बेखबर थे। वो बस इतना जानते थे कि मोमो कॉलेज टाइम से ही कुछ तंत्र शक्तियों के बारे में जानता है और वही उनको इस सिचुएशन से निकालने में मदद भी कर सकता है। दिन पर दिन निकलते जा रहे थे। मोमो अब तक इंडिया नहीं पहुंचा था। वहीं विधि को वो लाल साड़ी वाली औरत हर जगह नजर आ रही थी। उनकी मेड रुक्मणी ने विधि को सलाह दी कि जब तक मोमो ना आ जाए तब तक उन्हें अपनी मदद खुद करनी चाहिए। इसी बीच उसने कई बुक स्टोर्स पर घूमकर अपने घर को तंत्र मंत्र से जुड़ी काफी किताबों से भर लिया था। ये तुम्हें क्या हो रहा है विधि? जब तक मोमो इंडिया नहीं आ जाता हम हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रह सकते वजीर। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है और इससे कैसे बचा जाए? मैं इन बुक्स से उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही हूँ। आई होप तुम्हें इससे कोई इशू नहीं होना चाहिए। What do you mean इशू विधि? मोमो जल्द ही इंडिया आने वाला है। उसने कहा है कि हमारे बच्चे की डिलीवरी के पहले वो हमारे साथ होगा। फिर तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है? बेकार में परेशान हो रही हो। तुम्हें अभी खुद पर और अपने होने वाले बच्चे पर ध्यान देना चाहिए। कहाँ तुम भी इस रुक्मणी की बातों में आ गई यार। वजीर, विधि। ये तो मोमो की आवाज है। ओह थैंक गॉड। तुम आराम करो विधि, मैं अभी उसे लेकर आता हूँ। लेकिन जैसे ही वजीर अपना मेन गेट खोलता है उसे वहां कोई नजर नहीं आता। यहाँ तो कोई नहीं है, लेकिन मैं अभी तो मोमो की आवाज सुनी थी। हेलो मोमो, तुम कहाँ हो? मेरी फ्लाइट परसों की है वजीर। क्यों, क्या हुआ? What? वजीर, वजीर। विधि, यहाँ तो कोई नहीं है। हेलो हेलो, मोमो तुम कहाँ पे हो? मेरी फ्लाइट परसों की है वजीर। क्यों, क्या हुआ? What? वजीर, वजीर। विधि? वजीर का कॉल कट करने के बाद मोमो खुद से कहता है, हो गया काम। मुझे माफ करना मालिक, मैंने अपनी गलती सुधारने की पूरी कोशिश की है। इतना बोलकर वजीर का दोस्त मोहम्मद मोहसिन यानी मोमो नंगे पैर अपने घर से रात के अंधेरे में एक सुनसान रास्ते पर निकल गया। विधि, विधि, क्या हुआ तुम्हें? विधि उस समय कुछ ऐसा देख चुकी थी जिसे देखकर वो काफी सहमी हुई नजर आ रही थी। वो देखो। ये तो लूसी है। ये किसने किया हमारी लूसी के साथ ये? उस वक्त सहमी हुई विधि ने वजीर को अपनी उंगली से इशारा करते हुए अपने बेडरूम का एक कॉर्नर दिखाया, जिसे देख वजीर के भी होश उड़ चुके थे कि वहां उसके घर पर रहने वाली लूसी नाम की एक बिल्ली मरी हुई पड़ी है, जिसके शरीर के चिथड़े जमीन पर पड़े हुए थे और फर्श पे चारों तरफ खून फैला हुआ था। लूसी, ये किसने किया तुम्हारे साथ? ये क्या हो रहा है हमारे साथ? इतना बोलकर वजीर विधि को अपने गले से लगा लेता है। अब विधि की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वजीर, पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारे साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। शांत हो जाओ विधि, हमें कुछ नहीं होगा। रुक्मिणी, जल्दी आओ। जी साहब। अरे देवा, क्या हो गया ये? वजीर के बुलाने पर जैसे ही उनकी काम वाली बाई रुक्मणी उनके बेडरूम में आती है, वो भी उस मरी हुई बिल्ली को देखकर शॉक हो जाती है। उस रूम से आ रही उस मरी हुई बिल्ली की गंध से बचने के लिए रुक्मणी अपने मुंह को अपनी साड़ी के पल्लू से ढक लेती है। रुक्मणी सुनो, तुम लूसी को घर के बाहर रख दो और इस फ्लोर को साफ कर दो जरा प्लीज। मैं सुबह होते ही लूसी को गार्डन में दफना दूंगा। रुक्मणी एक टक बस उस मरी हुई बिल्ली को बिना पल के झपकाए देखती जा रही थी। रुक्मिणी, मैं कुछ कह रहा हूँ। रुक्मिणी! जी साहब, आपने कुछ कहा क्या? मैंने कहा लूसी को बाहर ले जाओ, इस रूम की सफाई करो। कहाँ ध्यान है तुम्हारा? माफ कीजिए साहब, छोटा मुंह बड़ी बात।
पर मुझे लगता है कि कोई ना कोई चाहता है कि आपका बच्चा इस दुनिया में नहीं आए, इसीलिए वो आपके साथ ये सब कर रहे हैं। मेरी मानिए, आप बिना देर किए विधि मैडम को किसी अच्छे तांत्रिक के पास लेकर जाइए, शायद इसका कुछ हल निकल आए। रुक्मणी सही कह रही है वजीर, हमें अब किसी अच्छे तांत्रिक को ढूंढ ही लेना चाहिए। यार इसकी कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी मोमो कुछ दिनों में हमारी हेल्प के लिए आ ही रहा है। और रुक्मिणी, तुम कुछ अच्छी बातें नहीं कर सकती हो तो एटलीस्ट अपना मुंह बंद रखो। तुमसे जितना कहा जाए उतना करो, अपने ये फालतू के सजेशंस हमें देना बंद करो। वजीर की डांट सुन रुक्मिणी चुपचाप लूसी के पार्ट्स इकट्ठे करने लगती है। एक तरफ किसी ने विधि की बिल्ली लूसी को मारकर उनके कमरे में फेंक दिया था, दूसरी तरफ मोमो आधी रात के बाद पैदल चलते हुए एक घने जंगल में पहुंचा। वो जगह एक कबीले के जैसी थी, जहां सभी लोग लाल कपड़े पहने हुए थे और कुछ मंत्रों का जाप कर रहे थे। उस वक्त वहां रात के अंधेरे में जल रही आग की रोशनी और लाल रंग के अलावा कुछ और नजर नहीं आ रहा था। मैंने अपनी गलती सुधार ली है, बलि दी जा चुकी है। मुझे मालिक से मीटिंग के लिए अभी आना पड़ा क्योंकि मेरे इंडिया जाने में अभी काफी वक्त बचा है। मोमो ने अपने सामने खड़े लाल धोती पहने एक आदमी से ये बात कही थी। उस आदमी ने धोती के अलावा और कुछ नहीं पहना हुआ था। उसका मुंह भी एक लाल कपड़े से ढका हुआ था और फिलहाल मोमो को आँख की रोशनी में सिर्फ उसकी आंखें दिखाई दे रही थी। अच्छा हुआ वक्त रहते तुमने अपनी गलती सुधार ली, वरना एक बार विधि अपने बच्चे को जन्म दे देती, उसके बाद तुम किसी लायक नहीं रहते। मैं पीछे आओ। वो आदमी मोमो को उस जंगल में और अंदर की ओर ले जा रहा था। काफी देर उस आदमी के साथ चलने के बाद मोमो और वो आदमी एक तालाब के पास जाकर रुकते हैं। रात और गहरी हो चुकी थी। चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। चलता हूँ, मालिक से तुम्हारी मीटिंग यहीं होगी, लेकिन याद रहे वो एक बार में सिर्फ एक ही सवाल का जवाब देते हैं। तुम्हारा जवाब मिलते ही तुम्हें यहाँ से जाना होगा। इतना कह वो आदमी मोमो को वहाँ अकेला छोड़ वहाँ से चला जाता है। मोमो अपने कंधे पर टांगे बैग में से वही किताब को निकालकर कुछ मंत्र अपने मन में बड़बड़ाने लगता है। अहम होंडे अवानम करिष्ये, जागृत जागृत जागृत। मैंने अपनी गलती की भरपाई कर ली है मालिक। अगर आप मुझसे खुश हैं तो मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्या आपने मेरी बलि स्वीकार कर ली है? अगर आपने ये बलि स्वीकार कर ली है तो मैं इंडिया निकल जाऊंगा। मोमो ने आसमान की ओर देखते हुए इतना बोलते ही वहाँ जोरों से हवा चलने लगी और बिजली कड़कने लगती है। वो हवा इतनी तेज थी कि उसके कारण मोमो का वहाँ खड़ा रहना मुश्किल होता जा रहा था। चमकती बिजली में मोमो आसमान की तरफ देखकर बार बार एक ही सवाल कर रहा था। अगर आपने ये बलि स्वीकार कर ली है तो मैं इंडिया निकल जाऊंगा। क्या आप मुझसे खुश हो मालिक? क्या आप मुझसे खुश हो? बताइए मालिक, मुझे मेरा मकसद पूरा करने के लिए इंडिया जाना ही होगा। मोमो कुछ देर तक बार बार यही दोहराता रहा। कुछ देर में वो हवा शांत हो जाती है और एक पत्ता मोमो के पैर के पास कहीं से उड़कर आता है। मोमो उस पत्थर को उठाकर देखता है। उस पर खून से किसी अजीब सी भाषा में कुछ लिखा होता है। मोमो उस भाषा को जानता था। उसने उस पत्ते को अपने हाथ में लिया और पढ़ना शुरू किया। अहोंडे का साया बरकरार है। उस पत्ते के पीछे लाल कलर का एक गोला बना हुआ था, जिसे उस पत्ते को पढ़ने के बाद मोमो को एक अजीब सी मुस्कान के साथ अपने सिर से लगा लेता है और वहाँ से अपना बैग उठाकर वापस अपने घर निकल जाता है। उसे शायद अपने सवाल का जवाब मिल चुका था। अगले दिन वजीर अपनी मरी हुई बिल्ली लूसी को अपने गार्डन में दफना रहा था। सॉरी लूसी, वी कुड नॉट सेव यू, लेकिन अब मैं विधि और मेरे होने वाले बच्चे को नहीं खो सकता। अरे ये तो विधि की आवाज है। साहब जल्दी चलिए, वो विधि मैडम को लेबर पेन शुरू हो गया है। विधि? वजीर उसी वक्त अपनी कार निकालकर विधि को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। आज जल्दी चलो वजीर, से अब और रहा नहीं जा रहा है। घर का ध्यान रखना रुक्मिनी। जी साहब, आप जल्दी जाइए। कुछ ही देर में वजीर विधि को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है और विधि को एडमिट कर देता है। हॉस्पिटल के उस कमरे से विधि के चिल्लाने की आवाज़ें लगातार बढ़ती ही जा रही थी। बचाओ बचाओ। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन ना तो अब तक विधि ने अपने बच्चे को जन्म दिया था और ना ही उसका पेन कम होने का नाम ले रहा था। दूसरी तरफ मोमो की फ्लाइट इंडिया में लैंड कर चुकी थी।
सरप्राइज विधि। मोमो एयरपोर्ट से सीधा विधि के पास हॉस्पिटल पहुंचता है। जैसे ही वो हॉस्पिटल की पहली सीढ़ी पर कदम रखता है, उसी वक्त विधि जो सुबह से लेबर पेन के कारण चिल्ला रही थी, उसकी आवाज एकदम से बंद हो जाती है। ये विधि एकदम शांत क्यों हो गई है? इज एवरीथिंग ऑल राइट? नर्स, व्हाट्स हैपनिंग? अंदर सब ठीक तो है? हाउ इज विधि और हमारा बच्चा? मिस्टर वजीर? नर्स, व्हाट्स हैपनिंग? अंदर सब ठीक तो है? हाउ इज विधि और हमारा बेबी? वो क्या नर्स? मिस्टर वजीर, सॉरी बट आपकी बेबी ने एक बच्चे को नहीं बल्कि सिर्फ एक मांस के टुकड़े को जन्म दिया है, जिसमें कोई जान नहीं है सर। व्हाट? ये नहीं हो सकता। वजीर, वजीर उठो, ये क्या हो गया तुम्हें? हाँ, ये अरे ये सपना था क्या? विधि को चिल्लाते हुए देख वजीर भी काफी टेंशन में आ गया था और उसी टेंशन के चलते उसे हैलुसिनेशंस हो रहे थे। ये डरावना सपना भी उसी का नतीजा था और रही सही कसर मोमो ने पूरी कर दी थी। उसने ऐसा कुछ किया था जिससे विधि के साथ साथ अब ये नेगेटिव विजन्स वजीर को भी आने लगे थे। लेकिन ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था कि वजीर के सपने के साथ साथ सच में मोमो इंडिया आ गया था और अब उस हॉस्पिटल में वजीर के सामने खड़ा था। क्या हो गया है तुम्हें? कैसा सपना? अरे थैंक गॉड यू आर हियर। विधि कहाँ है? अरे हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस वजीर, तुम और विधि अब मॉम डैड बन चुके हो यार। क्या? Are you serious? कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैं तुम्हें यही बताने आया था वजीर। मुझे भी अभी नर्स ने बताया, विधि तुम्हारा अंदर इंतजार कर रही है, जाओ जल्दी जाओ। वजीर खुशी खुशी विधि के रूम की तरफ जाता है। विधि! वजीर? विधि ने एक लड़के को जन्म दिया था। वजीर विधि के सर पर किस करके बच्चे को बड़े प्यार से अपने हाथ में ले लेता है। माय बेबी। सिर्फ बेबी बोलने से काम नहीं चलेगा मम्मा पापा, अब बेबी का अच्छा सा नाम सोचिए। अरे मोमो, बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आओ। कबीर नाम होगा हमारे बेबी का। हमारा कबीर। देखिए, अभी बेबी और विधि मैडम को आराम करने की जरूरत है। आप लोग कुछ देर के लिए प्लीज बाहर चले जाइए, प्लीज। ओके नर्स। श्योर। वजीर और मोमो बाहर आकर कॉरिडोर में बात कर रहे होते हैं। अच्छा एक बात बताओ, जब से तुम विधि को हॉस्पिटल लाए हो उसके बाद तो तुम्हारे साथ वैसा कुछ नहीं हुआ ना वजीर? क्या बताऊं मोमो यार, विधि के साथ साथ अब मुझे भी डरावने विजन्स आने लगे हैं। इनफैक्ट जब तुम आए तब भी मैं एक सपना देख रहा था जिसमें विधि ने कबीर की जगह एक मांस के टुकड़े को जन्म दिया था। ओह शिट, मतलब बात अब सिर्फ विधि और कबीर तक नहीं, तुम तक भी आ चुकी है। आई कांट टेक एनी रिस्क वजीर। विधि कबीर के साथ डिस्चार्ज होकर घर आए उसके पहले तुम्हें मुझे अपने घर लेकर जाना होगा। यू हैव टू शो मी एक कोना ऑफ योर हाउस। आई विल ट्राई टू फाइंड आउट कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। लेकिन विधि? उसका ध्यान रखने के लिए यहाँ नर्सेज और डॉक्टर्स हैं वजीर, और वैसे भी अब कुछ घंटे के लिए हम विधि से नहीं मिल पाएंगे। अच्छा ठीक है, हम घर चलते हैं। वजीर उसी वक्त मोमो के साथ घर निकल जाता है। थोड़ी देर में दोनों घर के पास पहुंच जाते हैं। मोमो कार से अपना लगेज निकालने लगता है और उसी वक्त वजीर रुक्मिनी को आवाज देकर दरवाजा खोलने को कहता है। दरवाजा खोलो रुक्मिनी! रुक्मिनी! क्या हुआ वजीर? और ये रुक्मिनी कौन है? हमारी मेड। देखो ना, दरवाजा भी नहीं खोल रही है यार। वजीर और मोमो के काफी देर तक ट्राई करने के बाद भी अंदर से रुक्मिनी का कोई जवाब नहीं आता। कहीं रुक्मिनी को तो कुछ नहीं हो गया? यार हमें अभी के अभी ये दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। कुछ ही देर में वजीर और मोमो दरवाजा खोल कर घर के अंदर आ जाते हैं। रुक्मिनी! रुक्मिनी! कहाँ हो तुम? किचन में भी कोई नहीं दिख रहा। रुक्मिनी! वजीर रुक्मिनी को ढूंढते हुए अपने बेडरूम तक पहुंच गया था। बेडरूम का दरवाजा खोलते ही उसे बेहोश पड़ी रुक्मिनी दिखाई देती है। मोमो जल्दी आओ। रुक्मिनी! रुक्मिनी उठो। ये लो वजीर, इसके चेहरे पर थोड़ा पानी डालो। मैं कहाँ हूँ? ये मेरा बेडरूम है रुक्मिनी, तुम यहाँ बेहोश कैसे हुई? साहब आप? मैं पूछ रहा हूँ तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम बेहोश कैसे हुई? मैं यहाँ सफाई करने आई थी साहब। वो देखिए साहब।
रुक्मिनी वजीर और मोमो को अपनी उंगली से इशारा कर उसके बेडरूम की एक दीवार दिखाती है, जिसे देख वहां खड़े वजीर और मोमो दोनों के सर पर पसीना आ जाता है। आहुंडे का साया बरकरार है। शिट, ये कैसे पॉसिबल है? सच सच बताओ रुक्मिनी, ये कहीं तुम में तो नहीं लिखा है ना? वजीर देखता है कि उसके बेड के सामने वाली दीवार पर खून से बड़े बड़े अक्षरों में आहुंडे का साया बरकरार है लिखा है। मैं आपके यहाँ इतने सालों से काम कर रही हूँ साहब, मैं क्या करूँगी? और ये करके मेरे को क्या मिलेगा? मैं तो खुद इस बेड पर बेहोश होकर गिर पड़ी थी साहब। ये काम रुक्मिनी ने नहीं किया है वजीर। ये कहकर मोमो उस रूम को शांति से देखने लगता है। वहां रखी टेबल, चेयर, साइड ड्रॉर्स और पर्दों को मोमो बारीकी से देखता है। उसे साइड ड्रॉर के ऊपर एक छोटा सा लॉकेट दिखता है। मोमो उसे अपने हाथ में उठा लेता है। तुमने लूसी के साथ उसके इस लॉकेट को क्यों नहीं गाड़ा वजीर? एक मिनट, तो तुम्हें कैसे पता हमारी कैट लूसी मर चुकी है और मैंने उसे गाड़ दिया था? लास्ट टाइम जब मैं आया था तब लूसी ने यही लॉकेट पहना हुआ था वजीर, और देखो अब भी तुम्हारे फर्श पर उसके खून के दाग मिटे नहीं है। मैं जब अपना लगेज कार से निकाल रहा था तब मेरा ध्यान तुम्हारे गार्डन पर गया। उसका एक पार्ट मुझे थोड़ा उभरा हुआ सा लगा। अब कोई भी अपने प्यारे कैट या डॉग को अपने गार्डन के अलावा और कहां दफनाएगा? बट हाउ डिड शी डाई? तुमने सही कहा मोमो, मैंने ही लूसी को गार्डन में गाड़ा था। पता नहीं किसने बेरहमी से उसके चिथड़े कर हमारे बेडरूम में फेंक दिया था। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है, फिलहाल ये लॉकेट मेरे पास रहेगा। और रुक्मिनी, आज से तुम्हारी 2 दिन की छुट्टी। छुट्टी? क्या काय को? मोमो, ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ, अगले 2 दिन मेरे अलावा इस घर में बाहर का कोई आदमी कदम भी नहीं रखेगा, सिर्फ तुम्हारी फैमिली और मैं। वैसे भी 2 दिन के बाद रुक्मिनी यहाँ फिर से बेझिझक आ सकती है। अच्छा ठीक है, रुक्मिनी तुम। ओह ठीक है साहब, मैं चलती हूँ। हेलो वजीर। अब विधि, क्या हुआ तुम्हें? तुम इतनी डरी हुई क्यों? जल्दी आ जाओ वजीर, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे विधि, बोलो भी, हुआ क्या है? कबीर अभी अपने चोने पर अपने दोनों पैरों पर खड़ा हो गया था वजीर। What? मोमो उस वक्त वजीर के घर के एक एक कोने को बारीकी से ऑब्जर्व कर रहा होता है। वजीर उसे घर पे ही छोड़कर फौरन हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। वजीर? विधि? वजीर जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचकर विधि को गले से लगाता है, लेकिन वो देखता है कि कबीर फिलहाल आराम से उसके पलने में सोया हुआ होता है। कबीर तो आराम से सोया हुआ है विधि, तो तुम तो कह रही थी। जैसे मैंने तुम्हें ये बताया, मेरी पता नहीं कैसे आंख लग गई वजीर, और अभी तुम्हारे आने के जस्ट पहले मेरी नींद खुली, तब मैंने उठकर देखा कि कबीर सो रहा है। तुम टेंशन मत लो विधि, अब मोमो आ गया है ना, उसने इन सब से निपटने के लिए प्रोसेस भी स्टार्ट कर दी है। हमें जल्द ही इस आहुंडे नाम की बला से छुटकारा मिलेगा, ट्रस्ट मी। काश ऐसा ही हो। वजीर उस रात विधि के साथ हॉस्पिटल में ही रुक जाता है। फॉर्चुनेटली अगली सुबह डॉक्टर्स विधि को और कबीर को डिस्चार्ज कर देते हैं और वजीर उन दोनों को लेकर अपने घर निकल जाता है। लेकिन जैसे ही वो अपने घर पहुंचता है, वो मोमो को देखकर शॉक हो जाता है। वजीर देखता है कि मोमो उनके गार्डन में फावड़ा लिए उसी जगह को फिर से खोदने की कोशिश कर रहा होता है जहां उसने अपनी कैट लूसी को गाड़ा था। मोमो, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम? वजीर देखता है कि मोमो उनके गार्डन में फावड़ा लिए उसी जगह को फिर से खोदने की कोशिश कर रहा होता है जहां उसने उनकी कैट लूसी को गाड़ा था। मोमो, ये क्या कर रहे हो तुम? तुम यहाँ? अब डॉक्टर ने विधि को इतनी जल्दी डिस्चार्ज कर दिया? हाँ, वो एक्चुअली डॉक्टर माथुर का कहना था कि बेबी और विधि की रिपोर्ट सब नॉर्मल है और बेबी भी हेल्दी है, सो इट्स ओके टू टेक देम होम। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मोमो को उस हालत में देख विधि पता नहीं क्यों मन ही मन डरते हुए कुछ सोचने लगती है। ये मोमो क्या कर रहा है? वजीर, तुमने लूसी को तो गाड़ दिया, लेकिन उसके लॉकेट को छोड़ दिया था। मैंने तुम्हारे घर में रिवॉल्व कर रही एनर्जीज को एब्जॉर्व किया है। उस हिसाब से मुझे लगता है लूसी ने तुम में से किसी एक की मौत को अपने ऊपर लिया है। इसे तुम ऐसे समझ सकती हो कि शायद किसी के काले जादू से तुम मर सकते थे, या कबीर भी, लेकिन वो काला जादू तुम्हारी कैट पर हुआ और नेगेटिव एनर्जी से वो घिर कर मर गई। अब वो मरी कैसे, ये हम नहीं जानते। पर कोई हमें क्यों मारना चाहेगा?
ये तो आहुंडे से कनेक्शन बैठाने के बाद ही पता चलेगा विधि कि वो तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं। What? आहुंडे एक औरत है? हाँ विधि, शी इज अ फीमेल। और ये लॉकेट मैं यहाँ इसलिए गाड़ रहा हूँ क्योंकि ये अभी भी लूसी की नेगेटिव एनर्जीज को तुम्हारे घर में स्प्रेड कर रहा था। तुम लोग कबीर को लेकर अंदर चलो, मैं इस लॉकेट को लूसी के साथ गाड़ के अंदर आता हूँ। अंदर जाकर विधि कबीर को वजीर के हाथ में देकर फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चली जाती है। कितनी प्यारी हैं तुम्हारी आंखें कबीर। अब तक कहाँ थे तुम? अब तुम आ गए हो तो लगता है ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। विधि, विधि जल्दी आओ, कबीर रो रहा है। ओफो वजीर, कैसे डैड हो तुम कबीर को चुप भी नहीं करवा सकते। ला मुझे दो। विधि वॉशरूम से बाहर आते ही कबीर को अपने हाथों में ले लेती है। ये लो, ये संभालो इसे। और कैसे डैड हो सकती होगा क्या मतलब? मैं हर रोज थोड़ी डैड बनता हूँ, फर्स्ट टाइम ही है ना। आई एम लर्निंग, तुम बस देखती जाओ। ठीक है, देखते हैं। बात करते करते वजीर का ध्यान एकदम से विधि के हाथ पर जाता है। अरे विधि, तुमने तो अपने हाथ में वो रेड डायमंड रिंग पहनी थी राइट? वो कहाँ गई? अरे हाँ, इस पर तो मेरा ध्यान ही नहीं गया वजीर। मेरी रिंग कहाँ जा सकती है? और ये देखो, इन छोटे साहब का डायपर गीला है, बस इसीलिए रो रहे थे। जाओ पहले मेरे बैग में से कबीर के लिए दूसरा डायपर निकाल कर लाओ। रिंग तो यहीं कहीं होगी, मिल जाएगी। वजीर वहां से उठकर कबीर के लिए नया डायपर लेने जाता है। उसी वक्त विधि का ध्यान एकदम से कबीर के सीधे हाथ के रिंग फिंगर पर जाता है। वजीर जल्दी दिलाओ। क्या हुआ विधि? कबीर की राइट हैंड की रिंग फिंगर देखो वजीर। ओह गॉड, व्हाट इज दिस? मोमो, मोमो! वजीर, विधि और मोमो देखते हैं कि कबीर के राइट हैंड की रिंग फिंगर पर एक रिंग जैसा निशान बना हुआ था जो बाय बर्थ था। ऐसा लग रहा था मानो वो जन्म के साथ ही कोई रिंग पहन कर आया हो। मोमो जी हो क्या रहा है? तुम कुछ करते क्यों नहीं? ये होंडे कौन है और हमसे क्या चाहता है? और ये सब कब तक चलेगा? काम डाउन विधि, मैं अभी अभी इंडिया आया हूँ और तुम्हारे घर में मुझे 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए हैं। और हाँ, ये सब इतने जल्दी खत्म नहीं होगा। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू ब्रिंग यू गाइज आउट ऑफ इट, बट हम इंसानों का आउंडे से निपटना इतना आसान नहीं है विधि। सो सॉरी मोमो, मैंने अगर तुम्हें कुछ ज्यादा बोल दिया हो तो। कबीर और इन सब की टेंशन के चलते मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब मुझे तभी शांति मिलेगी जब यह होंदे नाम की बला हमारे घर से टलेगी। आई कैन अंडरस्टैंड विधि, कोई बात नहीं। वजीर, अब तुम भी विधि के साथ आराम करो, मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं आता हूँ। एक तरफ विधि और वजीर मोमो को अपना समझकर उस पर विश्वास कर रहे थे कि वो उन्हें आहोंडे से बचा लेगा, लेकिन वो तो उन्हें आहोंडे से बचाने के बजाय अपने एक अलग ही मकसद में लगा हुआ था। वो वजीर के घर पर अपने कमरे में बैठा अपने हाथों से बनी उस गुड़िया से कुछ कह रहा था। अब तुम्हें कबीर के साथ ही रहना है टुक टुक। आई होप तुम उसके साथ वैसे ही रहोगी जैसे मैंने तुम्हें सिखाया है, ठीक है? क्या हुआ विधि? देखो ना मोमो, कबीर 2 दिन नहीं पी रहा है और लगातार रोता ही जा रहा है। 1 मिनट, मेरे पास कबीर के लिए कुछ है। मोमो कबीर के पास टुक टुक नाम की उस गुड़िया को रख देता है और पता नहीं कैसे उस गुड़िया से आंखें मिलाते ही कबीर उसी वक्त रोना बंद कर देता है। अरे ये कैसे हुआ? कबीर तो इस गुड़िया को देखते ही चुप हो गया। ये टुक टुक है विधि, अब से ये डॉल कबीर के साथ ही रहेगी। ये एक स्पेशल डॉल है जो कबीर को काफी हद तक प्रोटेक्ट करेगी, और अगर कुछ गलत होगा भी तो ये डॉल मुझे उसी वक्त इंडिकेट कर देगी। लेकिन मोमो, सॉरी फॉर आस्किंग, बट कबीर अभी 1 दिन का भी नहीं है और ऐसे में अभी से हम उसे ये सब चीजें दे रहे हैं। आई नो विधि कि कबीर अभी छोटा है, लेकिन हम इस बात को तो नहीं नकार सकते ना कि आहोंडे के रहते कबीर सेफ नहीं रहेगा। इससे कबीर की लाइफ पर कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तुम कहते हो तो ठीक है मोमो, मैं कबीर के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। विधि ने मोमो की बात मानकर टुक टुक को उस रात से ही कबीर के साथ रखना शुरू कर दिया था, लेकिन उसके पैरों तले जमीन खसकने में सुबह तक का टाइम भी नहीं लगा। ओह उठो वजीर। अपनी आधी खुली आंखों से विधि ने कबीर को सहलाने के लिए अपना हाथ बेड पर घुमाया। रात में विधि ने कबीर को अपने और वजीर के बीच में सुलाया था। ये वजीर कहाँ गया? वजीर, वजीर उठो, वजीर। अब क्या हो गया इतनी सुबह? सुबह हुई क्या विधि? वजीर, कबीर। कबीर? कबीर कहाँ है? वजीर और विधि दोनों उसी वक्त कबीर को ढूंढने लगते हैं। यहाँ भी नहीं है।
तो आखिर गया कहाँ कबीर? नहीं, मोमो ने तो वजीर को। क्या बकवास कर रही हो विधि? मोमो ऐसा क्यों करेगा? और बस यूं खड़ी मत रहो, कबीर को ढूंढो यार। दोनों एक बार फिर कबीर को पूरे घर में ढूंढने लगते हैं। वजीर जल्दी आओ। विधि देखती है कि कबीर उनके लिविंग रूम के सोफे के नीचे लेटा हुआ है और उसके हाथ में एक लेटर है। ये तो वही लेटर है जो कबीर के पैदा होने से पहले उस लाल साड़ी वाली औरत ने मुझे मेरे सपनों में दिया था। वही लेटर जो उस दिन हवा के झोंके से उड़ गया था। वजीर जल्दी से वहां आकर कबीर को सोफे के नीचे से निकालकर अपने गोद में ले लेता है। वजीर ये देखो, ये वही लेटर है जो उस दिन मैं तुम्हें दिखाने वाली थी। ये मुझे उसी औरत ने दिया था। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं था ना? ये देखो। विधि उस वक्त उस लेटर को कबीर के हाथ से लेकर फिर से पढ़ने लगती है। What? क्या हुआ विधि? क्या लिखा है इस पर? इस पर तो सिर्फ VKK लिखा है। VKK? वहीं एक पिलर के पीछे खड़ा मोमो उस वक्त वजीर और विधि को छुपकर थोड़ा गुस्से में देख रहा होता है। शिट, ये क्या हो रहा है? 8। क्या हुआ विधि? क्या लिखा है इस पर? तुम इतनी खामोश क्यों? इस पर तो सिर्फ VKK लिखा है। VKK? वहीं एक पिलर के पीछे खड़ा मोमो उस वक्त वजीर और विधि को गुस्से में छुपकर देख रहा था। शिट, ये क्या हो रहा है? विधि और वजीर को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब ये VKK क्या है। वो ये सोच ही रहे होते हैं कि विधि की नजर मोमो पर चली जाती है जो उस पिलर के पीछे छुपकर उन्हें देख रहा होता है। मोमो, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? ओह विधि, कुछ हुआ है क्या? वो एक्चुअली ये मेरी प्रैक्टिस का ही एक पार्ट है। ये पिलर्स ही हैं जो हमारे घर की कोर से जुड़े होते हैं। मेरे जैसे लोगों को इन भूतिया प्रॉब्लम्स की कोर तक पहुंचने में काफी हेल्प करता है। वैसे तुम इतनी शॉक्ड क्यों हो? देखो ना मोमो, एक तो कबीर सुबह से गायब हो गया है और हमें मिला भी तो कहाँ, यहाँ सोफे के नीचे। और देखो हमें इसके हाथ में क्या मिला, ये लेटर। मोमो वजीर के हाथ से उस लेटर को लेकर पढ़ने का नाटक करता है, लेकिन विधि की नजर अब मोमो के एक्सप्रेशंस और हरकतों पर थी। अब VKK, अब ये क्या है? तुम्हें तो पता होगा ना मोमो कि ये VKK क्या है। यहाँ हम तीनों में से एक तुम ही तो हो जो हाउंडे के बारे में सबसे ज्यादा जानते हो। हाँ विधि, लेकिन मैं नहीं जानता कि ये VKK क्या है। विधि बिना पलक झपकाए मोमो को देख रही थी। उसने फिर से अपने सवाल को दोहराया, इस बार उसके ठीक सामने खड़ी होकर और थोड़े कड़क अंदाज में। तुम सचमुच नहीं जानते कि ये VKK क्या है? हाँ विधि, ट्रस्ट मी, तुम्हें क्या हो गया है? विधि, अब बस भी करो यार। मोमो यहाँ हमारे लिए इतनी दूर से आया है और तुम हो कि यार विधि की तरफ से मैं तुम्हें सॉरी बोलता हूँ मोमो। अरे विधि को कुछ मत बोलो वजीर। आई नो, अब वो एक माँ बन चुकी है और एक माँ अपने बच्चे के लिए अपने दोस्त से तो क्या भगवान से भी लड़ सकती है। वैसे आज मैं एक एक्टिविटी करने जा रहा हूँ जिसमें मुझे कबीर की जरूरत होगी। अगर आप लोगों को सही लगे तो ठीक शाम 6 बजे सिर्फ 1 घंटे के लिए कबीर को मेरे हवाले कर देना। होप यू गाइज आर अंडरस्टैंड। इतना बोल के मोमो वहां से चला जाता है। थोड़ी ही देर में विधि और वजीर के रूम से लड़ने की आवाजें आने लगती हैं। देखो विधि, हमें कबीर को 1 घंटे के लिए मोमो को सौंपना होगा। मेरा बेटा कोई एक्सपेरिमेंट करने की चीज नहीं है वजीर। मैं जानती हूँ कि मोमो हमारे लिए स्पेन से आया है, बट हमारी ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। वो इस घर में कबीर से दूर रहकर जो करना चाहे कर सकता है। अरे यार विधि, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मैं कबीर के मामले में बिल्कुल रिस्क नहीं लूंगी वजीर। तुम्हें पता है ना, जब हम कॉलेज में थे तब मोमो ने क्या क्या किया था। ओह नो विधि, तुम तब की बातों को अब तक लेकर कैसे बैठ सकती हो? तब मोमो में क्या, हम सब में बचपना भरा हुआ था यार। मैं खुद मोमो को माफ कर चुका हूँ। अब तुम ही बताओ, अगर वो पहले वाला मोमो होता तो क्या हमारी हेल्प के लिए इतना दूर से आता? आई डोंट नो, मैं मेरे बच्चे को किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी का पार्ट नहीं बनने दूंगी। विधि, हमें ये करना होगा। अब साहब शांत हो जाइए, कबीर बाबा रो रहे हैं। तुम कबीर को बाहर लेकर जाओ रुक्मिनी। उनकी मेड रुक्मिनी उसी वक्त कबीर को उस रूम से बाहर ले जाती है और पास के रूम के बेड पर सुलाकर उसे चुप करने की कोशिश करती है। मेरे प्यारे कबीर बाबा चुप हो जाओ, देखो रुक्मिनी आपके लिए क्या लाई है। रुक्मिनी कबीर को एक खिलौना दिखाती है, लेकिन कबीर का ध्यान तो केवल टुक टुक पर था, वही डॉल जो मोमो ने उसे दी थी। कबीर टुक टुक को देखकर उस बेड पर पड़े दिन भर हंसता रहता था। उसके बाद वो ना तो रोया और ना ही दिन भर सोया। रुक्मिनी उसे टुक टुक लेने की कोशिश करती तो उसी वक्त कबीर रोना शुरू कर देता।
लेकिन टुकटुक को उसके पास रखते ही नन्हे कबीर के चेहरे पर फिर मुस्कान आ जाती। रुक्मणी, कबीर सोया नहीं? नहीं साहब, देखिए ना, दिन भर सिर्फ दूध पीने के लिए मैडम के पास गए थे कबीर बाबा। ये है कि इस टुकटुक को छोड़ने का नाम ही नहीं लेते सर। 6 बजने ही वाले हैं रुक्मणी, तुम कबीर को ले जाकर मोमो को दे आओ। लेकिन साहब वो मैडम वो तो। उसकी चिंता तुम मत करो, उसे मैंने समझा बुझा कर सुला दिया है। फिलहाल वो आराम कर रही है और अभी कुछ सोचने का वक्त नहीं है। मोमो जो बोलेगा वो हमें करना ही होगा, उसी में हमारी भलाई है, और विधि को मैं बाद में संभाल लूंगा। ठीक है साहब। इतना कहकर वजीर वहां से चला जाता है, लेकिन अब भी कबीर था कि टुकटुक को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। कबीर का ध्यान टुकटुक से हटाने के लिए रुक्मणी अपने हाथ से 2 लाल कंगन उतार कर कबीर को दिखाती है। ये देखो मेरे हाथ में क्या है। उन लाल कंगन को देख कबीर एक पल में टुकटुक को अपने हाथ से छोड़ देता है और बिना पलक झपकाए उन्हें ही देखने लगता है। एक पल के लिए वो रुक्मणी को इतना खतरनाक दिखने लगता है कि वो खुद कबीर से डर जाती है। हे राम, मुझे जल्दी से कबीर बाबा को उस मोमो को दे के आना चाहिए। रुक्मणी कबीर को उठाकर उसे घर के सबसे पिछले और अंधेरे कमरे में ले जाती है, जहां मोमो बैठा हुआ था। उस कमरे में 5 मोमबत्तियां जल रही थी। मोमो ने वहां आटे से एक के अंदर एक 3 गोले बनाए हुए थे। उस गोले के बीचों बीच एक और डॉल रखी हुई थी जो टुकटुक से पूरी तरह मेल खा रही थी। लेकिन उस कमरे में कदम रखते ही रुक्मणी एकदम से चौंक गई। देवा, ये क्या, इतनी सारी सुइयां। मोमो ने उस टुकटुक जैसे दिखने वाली एक और डॉल में कई सारी सुइयां चुबा कर रखी थी। रुक्मणी की आवाज सुन मोमो ने उसकी तरफ देखा। रुक्मणी फिलहाल कबीर को गोद में लिए उस रूम के दरवाजे पर खड़ी थी। सुनो, कबीर को मुझे दे दो रुक्मणी, और तुम कुछ देर के लिए यहीं खड़ी रहो। रुक्मणी ठीक वैसा ही करती है जैसा मोमो उसे करने के लिए कहता है। मोमो कबीर को उसी गोले में उस डॉल के पास रख देता है। उसे वहां रखते ही कबीर की नींद लग जाती है। इसके ठीक बाद मोमो अपने बैग से उसी किताब को निकालता है जिसे वो हमेशा यूज करता है और खोलकर कुछ मंत्र बुड़बुड़ाने लगता है। आवाहम 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 अहोंडे बलि समर्पण करिष्यामि। आवाहम 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 अहोंडे बलि समर्पण करिष्यामि। ये आदमी क्या कर रहा है और इसने मुझे यहाँ क्यों रोका है? रुक्मणी, जी। तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। इतना कहते ही मोमो अपनी जगह से खड़ा हो रुक्मणी के पास आकर उसके कान में कुछ कहता है, जिसे सुनकर रुक्मणी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। क्या? याद रहे रुक्मणी, ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच रहे। रुक्मणी उसी वक्त वहां से भागती भागती सीधा विधि के रूम में घुस जाती है। जल्दी उठिए मेम साहब, जल्दी उठिए। लेकिन विधि पर नींद की गोलियों का ऐसा असर था कि वो इतनी जल्दी उठने नहीं वाली थी। वहीं दूसरी तरफ अपनी क्रिया पूरी करने के बाद मोमो अपनी जगह पर खड़ा हो गया। उसके पास एक सूटकेस रखा हुआ था, मानो उसे अभी ही कहीं निकलना हो। उस सूटकेस में से उसने एक तलवार निकाली। सब कुछ मुझे ही करना होगा कबीर। रुक्मणी तो डर गई है। रोना नहीं, कुछ नहीं होगा। एक तरफ जमीन पर पड़े कबीर के सामने मोमो ने तलवार अपने हाथों में लेकर अपने माथे से लगा ली थी। वहीं दूसरी तरफ विधि के कमरे में रुक्मणी उसे उठाने की कोशिश कर रही थी। उठिए मेम साहब, लगता है इन पर पानी छींटना होगा। पानी छींटते ही विधि एकदम से होश में आ जाती है। अरे अब क्या हो गया रुक्मिणी, अब तुम इतनी डरी हुई क्यों? अरे मैडम, वो मोमो, वो कबीर बाबा। कबीर और मोमो का नाम सुनते ही विधि का ध्यान एकदम से दीवार पर लगी घड़ी पर जाता है। उस वक्त घड़ी में 6:30 हो रहे होते हैं। कबीर! विधि को समझते देर नहीं लगती कि कबीर कहाँ है। वो तुरंत उठकर उसी वक्त उस रूम की तरफ भागने लगती है जहाँ मोमो और कबीर होते हैं। जिस कमरे में मोमो कबीर के आगे तलवार लेकर खड़ा था, वो अपने हाथों में कुछ इस तरह तलवार लेकर खड़ा था मानो वो कबीर को उसी पल खत्म कर देगा। कबीर! कबीर! विधि उस रूम के दरवाजे तक पहुंची ही थी और पहुंचते के साथ ही उसका चेहरा खून से सन गया। तलवार की मार से खून के छींटे उसके चेहरे के अलावा पूरे कमरे में बिखर गए थे। विधि के पैरों तले जमीन खसक चुकी थी और मोमो अपने हाथ में उस खून से भरी तलवार लिए विधि की ओर देख रहा था।
सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहीं ओवर। और मोमो, तुम्हारा ध्यान कहाँ है आजकल? सबके प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स आ चुके हैं, बस तुम ही बचे हो। अब सॉरी सर। सॉरी नहीं, मुझे असाइनमेंट चाहिए, दैट टू बाय टुमारो मॉर्निंग। 10 साल पहले ये विधि के कॉलेज में सेकेंड ईयर ही था जब वो वजीर से मिली। मोमो भी उन्हीं की क्लास का एक स्टूडेंट था। उस वक्त तक वजीर और विधि रिलेशनशिप में आ चुके थे, लेकिन ये बात जाने बिना मोमो विधि से प्यार करने लगा था। आई लव यू विधि। आर यू मैड मोमो? ये नहीं हो सकता प्लीज। तुम्हारे कारण मेरा कहीं मन ही नहीं लग रहा है विधि। देखो, तुम मुझे जो करने को कहोगी मैं वो करूंगा, लेकिन लेकिन कुछ नहीं मोमो, मैंने कह दिया ना, इट्स नॉट पॉसिबल। कमी क्या है मुझ में विधि? व्हाई इज दिस नॉट पॉसिबल विधि? बिकॉज आई लव समवन एल्स मोमो। मोमो को दूसरे स्टूडेंट से पता लगा कि विधि उसके ही क्लासमेट वजीर के साथ रिलेशनशिप में है, लेकिन वो ये सह नहीं सका क्योंकि अब तक वो विधि से बहुत प्यार करने लगा था। वजीर के बारे में पता चलते ही मोमो के शातिर दिमाग ने उसी पल उससे बदला लेने की ठान ली। तो क्या इससे सचमुच वो हो जाएगा बाबा जो मैं चाहता हूँ? बिल्कुल, लेकिन ध्यान रहे, अगर कोई गलती की तो उसका सीधा असर तुम पर या तुमसे जुड़े लोगों पर हो सकता है। जी बाबा, मैं ध्यान रखूंगा। उस बाबा ने मोमो को एक काला धागा दिया था जो उसे वजीर के सर पर चुपके से 3 बार घुमाना था। उस दिन मोमो ने उस धागे को ले जाकर अपने घर में रख दिया, लेकिन बदकिस्मती से न जाने कैसे वो काला धागा नीचे रखी डस्टबिन में गिर गया और मोमो के अब्बू ने उसे कचरा सहित बाहर फेंक दिया। न जाने क्या क्या ले आता है मोमो। अब ये धागा कैसा है? कितना कचरा इकट्ठा किया हुआ है इस लड़के ने। वो धागे के असर से वजीर शारीरिक रूप से कमजोर हो सकता था, शायद इतना बीमार कि उसकी पूरी जिंदगी मेडिकल केयर में गुजरती, और इसी बहाने वजीर विधि और मोमो के रास्ते से हट जाता और मोमो को विधि के करीब जाने का एक मौका मिल जाता। अब्बू यहाँ एक धागा रखा हुआ था। कितना कचरा इकट्ठा कर लेते हो मोमो तुम। मैंने उस कचरे की गाड़ी में डाल दिया उसे, और तुम ये धागे वागे में कब से मानने लगे? ओह शिट अब्बू, ये क्या किया आपने? मोमो को जैसा उस बाबा ने कहा था ठीक वैसा ही हुआ। मोमो के अब्बू पर उस धागे का उल्टा असर हो चुका था। उनकी तबीयत एक दिन में इतनी बिगड़ गई थी कि वो उस हादसे के दूसरे दिन ही चल बसे। अब्बू उठिए अब्बू। वजीर को मोमो के अब्बू की डेथ की खबर मिलती है और वो उसके पास पहुंचता है। वजीर, मैं समझ सकता हूँ मोमो फिलहाल तुम पर क्या बीत रही है, लेकिन इस सिचुएशन में मैं विधि हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम ये कुछ पैसे रख लो। वी ऑल नो कि अंकल की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी। ये कुछ पैसे हैं, तुम्हारे काम आएंगे। उस दिन मोमो वजीर से लिपट कर खूब रोया। मोमो के अब्बू की डेथ के 2 साल के बाद मोमो भारी मन से विधि और वजीर के पास आया। विधि, वजीर, मैं जानता हूँ अब्बू के जाने के बाद तुम दोनों ने मेरी कितनी हेल्प की, इतनी की जितनी की कोई रिश्तेदार भी नहीं करता। आज मैं हमेशा के लिए स्पेन जा रहा हूँ, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। क्या बात है मोमो, खुलकर बताओ। वो बात यह है कि अब्बू की डेथ मेरे ही कारण हुई थी। क्या? अब मैं कुछ समझा नहीं मोमो। वो एक्चुअली मैं विधि से प्यार करता था वजीर, और फिर जब मुझे पता चला कि तुम। मोमो अपने गिल्ट के चलते अपने अब्बू की डेथ और उस काले धागे से जुड़ा एक सच विधि और वजीर को बताकर स्पेन लौट जाता है। हो सके तो मुझे माफ कर देना विधि, वजीर। तुम विधि से इतना प्यार करते थे कि तुम मुझे जान से मारना चाहते? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आई एम रियली सॉरी। आई कांट इवन लुक इनटू योर आईज एंड टॉक। ठीक है, लेकिन तुमने इस बात को एक्सेप्ट किया है तो आई एम श्योर यू आर डीपली सॉरी अबाउट इट। मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ, और अंकल के साथ जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, चाहे उसके कारण जो भी हो। अब विधि, प्लीज फॉरगिव मी इफ यू कैन। ऑनेस्टली आई एम शॉक्ड बट आई प्रॉमिस अब मैं तुम दोनों के बीच में कभी नहीं आऊंगा। हो सके तो मुझे माफ कर देना। ओके, टेक केयर मोमो। मोमो, ये क्या किया तुमने? मार डाला मेरे कबीर को। क्यों किया तुमने ऐसा मेरे साथ? विधि, कबीर जिंदा है विधि, ये देखो। विधि ने जैसे ही नीचे देखा उसने पाया कि सचमुच कबीर अभी भी उस आटे के गोले में चैन की नींद सो रहा था, लेकिन उसके पास रखी टुक जैसी दिखने वाली डॉल जिसमें मोमो ने ढेर सारी सुइयां चुबोई थी वो खून से लथपथ थी। कबीर के चेहरे पर भी कुछ बूंदों के छींटे थे। विधि तुरंत कबीर को वहां से उठाकर अपनी बाहों में ले लेती है। ये क्या कर रहे थे तुम वजीर?
वही जिसके लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया था। अहोंडे शायद तुम्हारे बच्चे की जान लेना चाहती थी विधि। मैंने ये क्रिया करके एक भ्रम पैदा किया है और कबीर की जगह बस डॉल की बलि दे दी। अब अहोंडे का साया जल्दी तुम्हारे घर से हट जाएगा। बहुत बुरे हो तुम, बुरे हो तुम। निकल जाओ मेरे घर से। मैंने वैसे भी अपना काम कर दिया है विधि। मैं आज रात ही स्पेन वापस निकल रहा हूँ। और रुक्मिनी, मैंने तुमसे गार्डन से लूसी की कुछ बोन्स लाने को कहा था। अब मुझे लगा तुम्हें लगा मैं न जाने क्या करने वाला हूँ। कोई बात नहीं, वो काम भी मैंने ही कर दिया। मोमो, ये रहे तुम्हारे टिकट्स। विधि उठे उससे पहले विधि तुम? विधि वजीर से बिना कुछ कहे वहां से निकल जाती है। मोमो का मकसद सिर्फ मोमो ही जानता था। उसके लिए उसे एक बार फिर स्पेन जाना पड़ रहा था। वो इंडिया से स्पेन तो जा रहा था, लेकिन इंडिया वापस आने के लिए। वजीर, अब मैं चलता हूँ। तुम कबीर और विधि का खास ख्याल रखना। मोमो स्पेन के लिए निकल जाता है। कुछ दिनों में वजीर नाराज विधि को मना लेता है। आई एम सॉरी विधि, लेकिन तुम्हारे और कबीर के लिए मुझे ये करना पड़ा। सॉरी तो मुझे कहना चाहिए वजीर। तुम्हारी जगह अगर मैं होती तो शायद मैं भी यही करती। लेकिन देखो ना, मोमो के स्पेन लौटते ही 15 दिन हो चुके हैं और हम तब से कितने खुश हैं। सच कहा वजीर। वाकई मोमो ने उस दिन जो क्रिया की ना, उसके बाद अहोंडे नाम जैसे हमारी लाइफ से ही गायब हो गया है। विधि और वजीर की लाइफ से अहोंडे की मौजूदगी सचमुच कुछ समय के लिए गायब हो गई थी। लेकिन ये शांति तो बस तैयारी थी एक तूफान की, अहोंडे नाम का तूफान। देखते देखते अहोंडे के खौफ के बिना वजीर और विधि की लाइफ के 4 साल निकल चुके थे। कबीर का 4th बर्थडे भी करीब आ गया था। आज रुक्मिनी कबीर को नाश्ता कराने की जद्दोजहद में लगी थी। कबीर बाबा प्लीज बस एक चम्मच और खा लो। नो 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 नहीं। लेकिन कबीर था कि टुक टुक को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। इन 4 सालों में कबीर टुक टुक से काफी अटैच हो चुका था। इन 4 सालों में या तो वो टुक टुक के पास रहता या पेपर्स पर ड्राइंग बनाने की कोशिश करता। इसके अलावा वो विधि और वजीर से भी ज्यादा बात नहीं करता था। क्या हुआ रुक्मिनी? देखिए ना मेम साहब, कबीर बाबा खाने पर ध्यान ही नहीं दे रहे। टुक टुक के साथ मिलकर न जाने क्या क्या ड्राइंग बना रहे हैं। कबीर बेबी दिखाओ, तुमने क्या ड्राइंग बनाई है? जैसे ही विधि कबीर के हाथ से उसकी बनी ड्राइंग लेती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। क्या हुआ मेम साहब, आप इतनी चौंक क्यों गई? ऐसा क्या बनाया है कबीर बाबा ने, दिखाइए। लेकिन ये ड्राइंग विधि से ज्यादा रुक्मिनी के लिए चौंकाने वाली थी। अरे देवा, ये क्या बनाया है कबीर बाबा ने? अभी कबीर 4 साल का भी नहीं हुआ था, लेकिन उसने ड्राइंग में हूबहू रुक्मिनी की तस्वीर बनाई थी, जिसमें उसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी, मानो वो एक विधवा हो। रुक्मिनी उस ड्राइंग को घबराहट के मारे फाड़ने ही वाली थी कि 8। अभी कबीर 4 साल का भी नहीं हुआ था, लेकिन उसने ड्राइंग में एग्जैक्टली रुक्मिनी की तस्वीर बनाई थी, जिसमें उसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी, मानो वो एक विधवा हो। रुक्मिनी उस ड्राइंग को घबराहट के मारे फाड़ने लगी थी। देवा, ये क्या बनाया कबीर बाबा ने? रुक्मिनी ने देखा उस ड्राइंग में उसे सफेद साड़ी में दिखाने के साथ साथ कबीर ने उसमें एक अर्थी भी बनाई थी। नहीं नहीं, ये क्या है? इस सब का क्या मतलब है? रुक्मिनी तो उस ड्राइंग को फाड़ देती है, लेकिन कबीर एक टक रुक्मिनी को ही देखने लगता है। रुक्मिनी कबीर की आंखों को देख सहम जाती है। ये कबीर बाबा क्या कहना चाहते हैं? हाँ, क्या बोल रहे हैं? रुक्मिनी, ये मैं हूँ, काम डाउन। कबीर बच्चा है, ये सब उसका बचपना है। ये लो, मैं तुम्हारे लिए नई साड़ी लेकर आई हूँ। परसों कबीर का 4th बर्थडे है ना, तो तुम इसे ही पहन लेना। लेकिन रुक्मिनी उस साड़ी को देख और रोने लगती है। रुक्मिनी, क्या हुआ तुम्हें? अब क्या बताऊं मेम साहब, मैं ये साड़ी नहीं ले सकती। लेकिन क्यों रुक्मिनी? मेरी किस्मत ही खराब है मेम साहब। मेरा आदमी विट्ठल, वो रोज नशा करके आता है। जब भी सज धज के तैयार होती हूँ तो कहता है मैं उसे शराब के लिए पैसे नहीं देती, लेकिन सजने संवरने के लिए पैसे उड़ाती हूँ। वो मुझे इस साड़ी में देखेगा तो बहुत मारेगा मेम साहब। मैं ये साड़ी नहीं ले सकती आपसे। रुक्मिनी की ये बातें नन्ना कबीर बहुत ध्यान से सुन रहा होता है, मानो जैसे उसमें उसे काफी दिलचस्पी हो। गंदा गंदा विट्ठल, गंदा। कबीर, ऐसा नहीं बोलते बच्चा। एक काम करो रुक्मिनी, तुम ये साड़ी रखो, विट्ठल से मैं और वजीर बात कर लेंगे। आखिर हमारा एनजीओ किस दिन काम आएगा? उसे समझाना बहुत मुश्किल है मेम साहब, पर थैंक यू, आप एक बार उससे जरूर बात करिएगा, शायद आपसे ही समझ जाए।
देखते ही देखते कबीर आज पूरे 4 साल का हो चुका था। उसके 4th बर्थडे पर वजीर और विधि ने आस पड़ोस के बच्चों और कुछ नेबर्स को भी इनवाइट किया था। इन 4 सालों में अहोंडे नाम का साया उनके घर से बिल्कुल दूर हो चुका था, लेकिन वो नहीं जानते थे कि अहोंडे नाम की दस्तक एक बार फिर उनके घर पर पड़ने वाली थी। वजीर और विधि ने आज एक छोटी सी पूजा भी रखी थी। जी, बच्चे को इधर लाओ, जरा इसे तिलक लगाया जाए। कबीर बेटा, देखो पंडित जी क्या कह रहे हैं। लेकिन पंडित जी नहीं जानते थे कि कबीर को लाल रंग कितना पसंद था। जब तक कि पंडित जी उसे तिलक लगाते, कबीर ने अपना पूरा हाथ पूजा की थाली में डाल कुमकुम में भर लिया और उसे अपने पूरे चेहरे पर लगा लिया। कबीर का चेहरा एकदम लाल हो चुका था। उसकी इस हरकत को देख उनके पड़ोसी मिस्टर खन्ना, जो कि 60 साल के एक बुजुर्ग थे, वो बोले, ए भगवान, कैसा उत्पाती बच्चा है। आज 4 साल का हो गया लेकिन फिर भी जरा भी समझ नहीं है लड़के में। मिस्टर खन्ना, बच्चे शरारत नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आप कोल्ड ड्रिंक लीजिए ना। अरे अगर सही उम्र में लगाम नहीं लगाई ना इसके, तो एक दिन तुम्हारे पूरे घर को सर पे उठाएगा ये लड़का तुम्हारा, कबीर। विधि मिस्टर खन्ना को कुछ अच्छा सा जवाब देने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाली होती है कि वजीर उसे रोक देता है। मिस्टर खन अरे विधि, छोड़ो ना, आज कबीर का बर्थडे है, इसे अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। एक तो ये रुक्मिनी अभी तक आई नहीं है और ये मिस्टर खन्ना है कि। काम डाउन विधि, रुक्मिनी आ जाएगी, बाकी कामों में मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ ना। इट्स ओके वजीर, तुम मेहमानों को संभालो, मैं कबीर का फेस वॉश करवा के लाती हूँ। गुड बॉय, अब हम कबीर का फेस वाइप करेंगे। चलो अब हम चलकर केक काटते हैं। विधि ने बाहर आने के लिए वॉशरूम का डोर खोला ही था कि हाँ मिस्टर खन्ना, आपने तो मुझे डरा ही दिया। कैसे बच्चे हैं हमारे एरिया के। एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर की कोई इज्जत ही नहीं है। फेस पे कोल्ड ड्रिंक फेंक दिया मेरे हंसी खेल में। विधि मिस्टर खन्ना को बिना कुछ कहे वॉशरूम से बाहर चली जाती है और मिस्टर खन्ना अपना फेस वॉश करने वॉशरूम के अंदर चले जाते हैं। हे भगवान, अब इस लाइट को भी अभी ही जाना था। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर खन्ना वॉशरूम के अंदर अंधेरे में खड़े थे। अरे यार, अब मोबाइल की फ्लैश ऑन करो। क्या मुसीबत है, क्यों आ गया मैं इनके बर्थडे पार्टी में। लेकिन जैसे ही मिस्टर खन्ना अपने फोन की फ्लैश लाइट ऑन करते हैं, उनकी सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है। व्हाट? नहीं नहीं, बचाओ बचाओ। मिस्टर खन्ना ने शीशे में देखा कि उनके पीछे कबीर है, जो हवा में उड़ते हुए उसके हाथ मिस्टर खन्ना के गले पर रख उसे दबाने की कोशिश कर रहा है। उस वक्त उनकी आंखें एकदम लाल हो चुकी थी और उसके मुंह से खून की लार टपक रही थी। छोड़ो मुझे, छोड़ो। मिस्टर खन्ना कबीर से डर के मारे चिल्ला ही रहे होते हैं कि घर की लाइट आ जाती है। कोई बच्चा? अरे मिस्टर खन्ना, ये मैं हूँ वजीर। ये लीजिए टॉवल, जल्दी बाहर आ जाइए, सभी आपका इंतजार कर रहे हैं केक कटिंग के लिए। अच्छा हाँ, अच्छा मैं आता हूँ। हैप्पी बर्थडे माय बेबी। हैप्पी बर्थडे कबीर। चलो अब खन्ना अंकल को केक खिलाओ। वजीर कबीर को अपनी गोद में उठाकर उसे मिस्टर खन्ना को केक खिलाने के लिए कहते हैं, मगर वो बस एक टक मिस्टर खन्ना को अपनी तीखी निगाहों से देखता रहता है। ये क्या भला है, बच्चा है या राक्षस? कबीर अपनी तीखी निगाहों के साथ मिस्टर खन्ना को अपने हाथों से केक खिलाते हुए उनका आधा चेहरा खराब कर देता है। लेकिन मिस्टर खन्ना इतने डरे हुए होते हैं कि वो इस बार कबीर को कुछ नहीं कहते। ओह, सो सॉरी मिस्टर खन्ना, अब की बार कबीर ने आपका चेहरा ही खराब कर दिया। आप नहीं, आप कोई बात नहीं, बच्चे शरारत नहीं करेंगे तो कौन करेगा। मैं चलता हूँ। मिस्टर खन्ना भी अजीब है। अब वजीर देखो ना, रुक्मिनी का कॉल ही नहीं लग रहा। तुम्हारा अलग है यार, अब तुमने रुक्मिनी नाम की रट पकड़ ली है। आती ही होगी यार तुम्हारी रुक्मिनी, किसी काम में फंस गई होगी बेचारी। एक बार और ट्राई करके देखती हूँ। बन ठन के पार्टी में जाएगी? हाँ, यहाँ आदमी भूखा बैठा है और इसे पार्टी में जाना है। चल पैसे निकाल। मुझे जाने दो विट्ठल, मेम साहब मेरा इंतजार कर रही होगी। निकाल पैसे। अरे कितना पिएगा विट्ठल, कितना? पैसे निकाल बोला ना तेरे को, मैंने कहा पैसे निकाल, निकाल पैसे। बस कर, ये ले जामर।
ये हुई ना बात। वाह मेरी रुक्मिनी। रुक्मिनी का पति विट्ठल शराब के नशे में उसे हमेशा की तरह मार पीट कर फिर एक बार अंधेरे रास्ते पर शराब पीने निकल जाता है। साली मुझे पैसे नहीं देगी? हाँ? उस अंधेरे रास्ते में एकदम से हवा चलने लगती है। हवा इतनी तेज होती है कि नशे में धुत विट्ठल अपना एक कदम भी आगे नहीं रख पा रहा था। एकदम से उसे ऐसा लगा जैसे किसी औरत ने उसके कंधे पर पीछे से हाथ रखा हो। कौन है? कौन है? लेकिन पीछे पलटने पर विट्ठल ने धुंधली आंखों से देखा कि वहां रात के सन्नाटे और अंधेरे के अलावा कोई भी नहीं था। वहां आवाज थी तो सिर्फ हवा की, लेकिन उसके साथ विट्ठल को अब एक आवाज और सुनाई देने लगी थी। हाँ? कौन है? विट्ठल एक बार फिर जैसे ही उस पायल की आवाज सुनते हुए मुड़ा, हाँ? उसने देखा एक लड़की लाल साड़ी पहन ठीक उसके सामने खड़ी थी। उसका चेहरा साफ नजर आ रहा था। उस लाल साड़ी वाली लड़की की आंखों का काजल और मांग का सिंदूर फैला हुआ था। उसके बालों का गजरा सूख चुका था और वो काफी गुस्से में नजर आ रही थी, लेकिन गुस्से में होने के बावजूद भी उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। कौन हो तुम? अहोंडे। मोमो स्पेन में था। आज वो एक बार फिर उसी जंगल की तरफ निकल गया था जहां वो आज से करीब 4 साल पहले पहुंचा था। जंगल के अंदर कबीले जैसी दिखने वाली उस जगह में आज भी वहां के लोग लाल कपड़े पहने हुए थे। मर्दों के चेहरे भी लाल कपड़े से ढके हुए होते थे। चारों तरफ हमेशा की तरह लाल रंग और आंख की रोशनी अहोंडे के मंत्र का उच्चार करते हुए लोग खड़े थे। आखिर तो माँ ही गए। इतना लंबा इंतजार जो किया, मुझे तो आना ही था। वैसे मेरी वो चीज रेडी है? हाँ, बस तैयारी समझो। बस एक आखिरी क्रिया बची है, उसके लिए तुम्हें अंदर चलना होगा। मालिक का आशीर्वाद मिलते ही तुम उसे ले जा सकते हो। वो आदमी मोमो को वहां बनी बहुत सारी झोपड़ियों में से एक झोपड़ी में ले जाता है। उस झोपड़ी के अंदर चारों ओर केवल कुछ मोमबत्तियां, एक थाली में लाल गुलाल, एक थाली में कुमकुम और एक कुत्ता बंधा हुआ था। उसका रंग सफेद था। वो आदमी उस कुत्ते के सामने जाकर बैठ गया और कुछ मंत्र बोलने लगा। मोमो अभी भी उस झोपड़ी में उस आदमी के पीछे खड़ा हुआ था। आज्ञा कीजिए मालिक, आज्ञा कीजिए। उस आदमी के इतना कहते ही कुत्ते ने मूवमेंट शुरू कर दिया। वो चेन से बंधा था, लेकिन उसका मूवमेंट इतना तेज था कि उसने उसकी गर्दन को जोर से तोड़ लिया और अपने शरीर को पास रखी कुमकुम और गुलाल की थालियों में मारने लगा। थोड़ी ही देर में वो कुमकुम और गुलाल से लिपट कर पूरी तरह लाल हो गया। मिल गया आशीर्वाद, अब तुम इसे ले जा सकते हो। मोमो उस कुत्ते को उठाकर वहां से ले जाने लगा। उसके हाथ भी पूरे लाल हो चुके थे। एक बात कहूं तुमसे, तुम्हें देखकर लगता है तुम उन्हें मार कर ही दम लोगे। क्यों, सही कहा ना मैंने? सही और गलत का फैसला करने वाले हम कौन होते हैं? हम तो सिर्फ मालिक के इशारों पर नाचने वाले उनके गुलाम हैं। चलता हूँ। कबीर बाबा, आप तो टुक टुक को छोड़ दो। 10 बज चुके हैं और आप अभी तक नहाए भी नहीं हो। नो, टुक 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 टुक। हे देवा, एक बार फिर से कबीर बाबा को इस टुक टुक से दूर करने के लिए मेरी चूड़ियां दिखानी पड़ेगी। रुक्मिनी कबीर का ध्यान टुक टुक से हटाने के लिए उसे अपने हाथों में पहनी लाल चूड़ियां निकालकर दिखाने लगती है। ये देखो, ये क्या है? लाल चूड़ियां देखकर कबीर उसी वक्त टुक टुक को छोड़ देता है। क्या चल रहा है कबीर और रुक्मणी के बीच? जरा मम्मा भी तो देखे। कुछ नहीं मैडम, देखिए ना, कबीर बाबा हमेशा की तरह टुक टुक को छोड़ ही नहीं रहे हैं। अरे रुक्मणी, ये तुम्हारे हाथ पर चोट का निशान कैसा? और तब रात थी, कबीर के बर्थडे पर तुम आई नहीं, कहीं विट्ठल ने तो? अब क्या बताऊं मैडम, आप तो सब जानते ही हैं। कल रात से गया हुआ है। आज सुबह मैं आपके यहाँ आने के लिए निकली, तब तक घर नहीं आया था। रुक्मणी, तुम कितना कुछ सहती हो, मुझे बताते क्यों नहीं? तुम्हें पता है ना, हमारा एनजीओ ह्यूमन राइट्स के लिए काम करता है। ये कबीर के बर्थडे की तैयारियों में मैं भूल ही गई थी, लेकिन कोई बात नहीं, हम आज शाम ही विट्ठल से मिलेंगे। हाँ मैडम। विधि की इन बातों के बाद भी रुक्मिनी टेंशन में नजर आ रही थी। मैं विट्ठल का नहीं, कबीर बाबा का टेंशन ले रही हूँ मैडम। उस दिन आपके दोस्त मोमो ने ठीक ऐसे ही गुड़िया को काट डाला था।
और कबीर बाबा हैं कि इस टुक टुक को छोड़ने का नाम ही नहीं लेते। मुझे डर है कि कहीं फिर से औंडे नको नको बाबा। शुभ शुभ बोलो रुक्मिनी, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं क्या कहती हूँ मैडम, कबीर बाबा ऐसी टुक टुक को नहीं छोड़ने वाले। आप इन्हें पास के हनुमान मंदिर में ले जाइए ना, शायद वहाँ जाने से कुछ फर्क पड़े। बुरा मत मानिएगा मैडम, पर हमें कुछ होने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। सही कहती हो रुक्मिनी, मुझे कुछ शॉपिंग भी करनी है। मैं अभी ही कबीर को पास के हनुमान मंदिर ले जाऊंगी। मैं भी घर के बाहर निकलती हूँ मैडम, शायद तब तक विट्ठल घर आ जाएगा। मुझे नहीं देखेगा ना तो फिर हंगामा शुरू कर देगा वो मैडम। ठीक है रुक्मिनी। विधि को अहोंडे के साए से छुटकारा पाए हुए अभी कुछ साल ही हुए थे। ये उसके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था, इसीलिए वो इस बात को लेकर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी। वो रुक्मिनी की बात मान कबीर को रेडी कर उसी वक्त पास के हनुमान मंदिर ले जाती है। कबीर बीबी, यहाँ भगवान को प्रणाम करो बेटा। लेकिन कबीर इस बात को इग्नोर करके यहाँ वहाँ देखने लगता है, जैसे उसे ये करना ही ना हो। बेल। कबीर, भगवान जी के आगे अपना सिर झुकाओ बच्चे। विधि कबीर के ना चाहने पर भी उसे हल्का सा नीचे झुकाकर उसका सर मंदिर की चौखट पर टच करवा देती है। कबीर का सर जैसे ही मंदिर की चौखट से टच होता है, वो जोरों से रोने लगता है और तेजी से अपने हाथ पैर यहाँ वहाँ चलाने लगता है। इसके साथ ही मंदिर की घंटियां जोरों से अपने आप ही बजने लगती हैं। कबीर, क्या कर रहे हो? कबीर का गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि वो विधि के कपड़े और उसके बाल खराब कर देता है, यहाँ तक कि उसका मंगलसूत्र तक खींच डालता है। कबीर! कबीर को संभालने में विधि का हाथ रुक्मिनी की लाल चूड़ियों पर जाता है, जो कबीर की जेब में गलती से उनके साथ वहाँ तक आ गई थी। रुक्मिनी की ही तरह कबीर का ध्यान भटकाने के लिए विधि उसके जेब से उन चूड़ियों को निकाल उसे दिखाने लगती है। ये देखो, ये क्या है? देखो मम्मा के हाथ में क्या है? हमेशा की तरह एक बार फिर कबीर उन लाल चूड़ियों को देख चुप हो जाता है। उन लाल चूड़ियों में उसे न जाने क्या सुकून मिलता था, जो उसे कहीं और किसी चीज में नहीं मिलता था। मंदिर के बाद विधि कबीर को एक शॉपिंग मॉल में ले जाती है, जहां शॉपिंग के दौरान भी कबीर पता नहीं क्यों सब कुछ रेड कलर की चीजें ही पसंद कर रहा था। रेड वन। ये रेड टी शर्ट दे दीजिए भैया। रेड तो है। ये कबीर को हो क्या गया है? इससे सब कुछ रेड कलर का ही क्यों पसंद आ रहा है? विधि ये सब सोच ही रही होती है कि उसे वजीर का कॉल आता है। अब हेलो विधि, कहाँ हो तुम? मैं कबीर के साथ शॉपिंग करने आई थी वजीर, लेकिन तुम इतने टेंशन में क्यों दिख रहे हो? वो बात ये है कि... क्या बात है वजीर? क्लियर बोलो, मुझे और मत डराओ। वो रुक्मिनी के हस्बैंड है ना विट्ठल, उनकी डेथ हो गई है विधि। व्हाट? जी तुम क्या कह रहे हो वजीर? हाँ विधि, मुझे लगता है तुम्हें कबीर को घर ड्रॉप करके रुक्मिनी के पास जाना चाहिए। तुम्हें देखकर उसे थोड़ी हिम्मत मिलेगी। हाँ वजीर, मैं अभी घर आती हूँ। विधि कबीर को उसी वक्त वजीर के पास ड्रॉप कर अपनी कार से रुक्मिनी के घर के लिए निकल जाती है। रुक्मिनी? विधि के वहां आते ही रुक्मिनी उसका हाथ पकड़ के उसे एक तरफ ले जाती है। रुक्मिनी आराम से। जिसका डर था वही हुआ मैडम। अहोंडे का साया फिर से हमारे ऊपर मंडरा रहा है। देवा देखो, आज वो मेरा आदमी खा गई। मुझे तो लगता है कबीर बाबा के अंदर अहोंडे का ही अंश है मैडम। तुम पागल हो गई हो रुक्मिनी, ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है नहीं, हुआ है मैडम। इधर आइए आप। रुक्मिनी विधि को विट्ठल की लाश के थोड़ा करीब ले जाती है। इनके हाथ को देखिए मैडम। विधि वहां रखी विट्ठल की लाश के हाथों को गौर से देख रही होती है और लाश को देखकर उसके पसीने छूट जाते हैं। ये नहीं हो सकता। विट्ठल के हाथ को देख विधि घबराहट से कुछ कदम पीछे हट जाती है। वो देखती है कि विट्ठल के हाथ में रुक्मिनी की वही लाल चूड़ियां हैं जिससे कुछ वक्त पहले कबीर खेल रहा था। No, this is not possible. ये कैसे हो सकता है? कबीर के हाथ में ये चूड़ियां और रुक्मिनी, विट्ठल, ये विधि ये देखकर घबरा जाती है। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो वहां से दूर भागकर उसी वक्त वजीर को कॉल करती है। हेलो वजीर, तुम प्लीज अभी इसी वक्त कबीर की पॉकेट्स चेक करो। देखो उसमें रुक्मिनी की लाल चूड़ियां रखी है या नहीं। लेकिन क्यों विधि?
अभी जितना कह रही हो तुम उतना ही करो वजीर, प्लीज। मैं तुम्हें घर आकर सब कुछ बताती हूँ। अच्छा ओके ओके वेट। वजीर उसी वक्त कबीर की पॉकेट्स चेक करता है। इसमें तो कुछ भी नहीं है विधि। What? अरे लेकिन हुआ क्या? विधि विधि अपने आप को संभालो रुक्मणी। वो फिर से आ गया है मैडम, वो फिर से आ गया है। हो ना हो कबीर उसी का अंश है मैडम। ए देवा, विट्ठल तो चला गया, आप लोग जल्दी कुछ कीजिए मैडम, जल्दी। ऐसा कुछ नहीं है रुक्मिणी, तुम्हें विट्ठल की मौत का गहरा सदमा लगा है। ये तुमने मेरे सामने तो बोल दिया, लेकिन प्लीज किसी और के सामने मत बोलना। थोड़ी देर में विधि अपने घर पहुंचकर वजीर को उन लाल चूड़ियों के बारे में सब कुछ बताती है। व्हाट? ये कैसे हो सकता है? मुझे बहुत डर लग रहा है वजीर। मुझे लगता है हमें मोमो को कॉल करके ये सब बताना चाहिए और जल्द से जल्द उसे यहाँ बुला लेना चाहिए। सही कह रही हो विधि। हेलो मोमो। हे हाय विधि, तुम इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो? इज एवरीथिंग ऑलराइट? कुछ भी सही नहीं है मोमो, कुछ भी सही नहीं है। कभी टुकटुक और लाल रंग से कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड हो गया है। आजकल अजीब हरकतें करने लगा है और आज तो आते हो गए। विधि मोमो को विट्ठल की मौत और उन लाल चूड़ियों से जुड़ी सारी बातें बताती है। ओह माय गॉड, लेकिन मैंने तो उस दिन सारी क्रिया ठीक से की थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है मोमो। तुम प्लीज एक बार फिर इंडिया आ जाओ और मेरे कबीर को बचा लो। आई नो आई एम आस्किंग फॉर टू मच फ्रॉम यू, बस प्लीज तुम आ जाओ। वी रियली नीड यू। ओके काम डाउन विधि, मेरा वहां आना इतना जल्दी पॉसिबल नहीं होगा। तब तक टुक टुक से कबीर का अटैचमेंट तोड़ने और कुछ हद तक इन चीजों को सही करने के लिए मैं वहां कुछ भेजता हूँ। होपफुली उससे काफी कुछ बेटर हो जाएगा और कुछ दिनों के बाद मैं भी इंडिया आ ही जाऊंगा एनीवे। थैंक यू सो मच मोमो। मोमो हमारे लिए कुछ भेज रहा है और वो भी जल्दी इंडिया आने का ट्राई करेगा। होपफुली बस अब सब कुछ पहले जैसा हो जाए। कुछ ही दिनों में विधि और वजीर को मोमो का पहुंचाया एक गिफ्ट मिलता है। अरे यहाँ कोई नहीं है। फिर डोरबेल किसने बजाई? ये देखो वजीर। विधि और वजीर देखते हैं कि उनके डोर के सामने एक बास्केट में कोई एक डॉग छोड़कर गया है। ये वही वाइट डॉग था जिसे मोमो ने उस जंगल के अंदर जाके उस कबीले जैसे दिखने वाली जगह से लेकर आया था। वो तो कह रहा था कि वो ऐसा कुछ भेजने वाला है जिससे काफी कुछ ठीक होगा। इसमें एक डॉगी क्या करेगा? खैर ये सब हम अभी नहीं सोचते, फिलहाल हमें इसे अंदर लेके जाना चाहिए। उस कुत्ते को अंदर आते देख कबीर उसी वक्त टुक-टुक को नीचे गिरा उस डॉगी की तरफ भागता है। डॉगी भी कबीर को कुछ इस तरह अपनी जुबान से चाटते हुए प्यार करता है जैसे वो दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हो। उसी वक्त विधि के फोन पर मोमो का एक मैसेज आता है। मोमो ने मैसेज भेजा है कि ये गिफ्ट उसने कबीर के लिए भेजा है। इस डॉगी का नाम स्प्राउट है और वो भी जल्दी इंडिया आने वाला है। स्प्राउट? ये कैसा नाम है? जो भी हो, लेकिन कबीर को देखो कैसे टुकटुक को फर्श पर फेंक कितनी जल्दी स्प्राउट के साथ घुल मिल गया है। सही कहा विधि, वाकई में ये मोमो है तो कमाल की चीज। तुम बेवजह बेचारे पर शक करती रहती हो। मैं कबीर के लिए ना किसी की जान भी ले सकती हूँ। कबीर स्प्राउट नाम के उस डॉगी के साथ खेलते हुए अपने गार्डन में चला जाता है और आज बड़े दिनों बाद विधि और वजीर थोड़ा रोमांटिक होने लगते हैं। अच्छा, मेरी भी जान ले सकती हो? हाँ, तुम्हारी भी। तो आ जाओ, ले लो। विधि और वजीर लंबे अरसे के बाद एक दूसरे के करीब आ रहे थे कि तभी मिस्टर खन्ना की जोर जोर से चीखने की आवाज आ रही थी। ए, भागो भागो यहाँ से। ये तो हमारे पड़ोसी मिस्टर खन्ना की आवाज है। कबीर और स्प्राउट कहीं? वो दोनों उसी वक्त दौड़कर बाहर जाते हैं। अपने डॉगी को सूसू कराने की जगह तुम्हें मेरे डोर पर ही मिली। ना समझ बच्चे, तुम्हारे मम्मी डैडी कहाँ हैं? मिस्टर खन्ना, सो सॉरी। अब दोनों ना समझ है, माफ कर दीजिए। पता नहीं कैसे हमारा डोर खुला रह गया और दोनों खेलते खेलते यहाँ तक आ गए। मिस्टर खन्ना के इस तरह डांटने पर कबीर उसे फिर से एकटक घूरने लग जाता है। देखो देखो कैसे फिर से घूर रहा है मुझे ये। अरे ये बच्चा नहीं रहा, इसे कुछ सिखाओ, कुछ संस्कार दो और हाँ, अपने कुत्ते को अपने घर में सूसू करवाओ, ऐसा दूसरों के डोर पर नहीं। ए, दूर रहो। कबीर बेटा, चलो यहाँ से। गंदा गन्ना खन्ना खन्ना अंकल गंदा। कबीर। विधि और वजीर कबीर को फिर से घर ले आते हैं। देखते ही देखते रात ढल जाती है।
विधि, वजीर और कबीर अपने बेडरूम में सो ही रहे होते हैं कि तभी स्प्राउट गार्डन में उसी जगह जाता है जहां वजीर ने लूसी को गाड़ा था। वहां पहुंचते ही वो जोर जोर से भौंकने लगता है। अरे यार, ये स्प्राउट फिर शुरू हो गया क्या? Is he crying? अरे जो भी हो, तुम प्लीज उसे अंदर ले जाओ यार। जाती हूँ। ओह गॉड, इस कुत्ते का मैं क्या करूं? रात में भी सोने नहीं देता। मिस्टर वजीर, बाहर आइए प्लीज। विधि अपने गार्डन की बाउंड्री पर पहुंचकर देखती है कि अपने घर की वॉल से मिस्टर खन्ना एक बार फिर उन पर चिल्ला रहे हैं। अरे तुम बांध के क्यों नहीं रखते इसे? पता नहीं तुम्हें, रात को कुत्ते का इस तरह रोना अशुभ होता है। अशुभ? ये चुप। स्प्राउट, अंदर चलो। कैसे कैसे लोग हैं, कुत्ते संभलते नहीं तो पालते क्यों हैं? विधि स्प्राउट को शांत करके उसे अंदर ले आती है, लेकिन कुत्ते का रोना अशुभ होने वाली बात उसके दिमाग में घर कर जाती है, जिससे उसे रात भर नींद नहीं आती। उस दिन मंदिर में कबीर ने मेरा मंगलसूत्र खींच दिया, फिर वो लाल चूड़ियां विट्ठल के हाथों में निकली। अब स्प्राउट भी रो रहा है। आखिर ये सब हो क्या रहा है? अब मैं वॉक पे जा रहा हूँ विधि। मैंने स्प्राउट को मिल्क और ब्रेड दे दिया, ठीक है वजीर। कबीर अभी सो ही रहा है, तब तक मैं कुछ काम निपटा लेती हूँ। वैसे भी अब कुछ दिन रुकनी तो आएगी ही नहीं। ओके। वजीर उसी वक्त वॉक के लिए घर से बाहर निकल जाता है। ठंड का मौसम होने के कारण वो एक रेड वुलन स्वेटर पहनकर निकलता है। चलो अच्छा हुआ, स्प्राउट के आने से कबीर के चेहरे पर खुशी तो आ गई। काफी ठंड है। सुबह का वक्त होने के कारण उस रास्ते पर थोड़ी धुंध थी और उस रास्ते पर वजीर के अलावा और कोई नहीं था। वजीर मन ही मन ये बातें सोचते हुए वॉक ही कर रहा था कि एक कार तेजी से उसके सामने आकर रुकती है। 2 घंटे हो गए, वजीर को तो अब तक आ जाना चाहिए। बाहर जाकर देखती हूँ। मिस्टर खन्ना, आपने आज वॉक पर वजीर को देखा क्या? हाँ, जाते हुए तो देखा था, लेकिन जब मैं आया तो वो उस रास्ते पर नहीं थे। क्यों, क्या हुआ? देखिए रहा मिस्टर खन्ना, यूजुअली वजीर आधे घंटे भी वॉक से आ जाता है, लेकिन आज अब तक लौटा ही नहीं। मैं उसे कॉल कर लेती हूँ। What? Switched off? वजीर तो कभी अपना फोन बंद ही नहीं रखते। मैंने पहले ही कहा था, रात में कुत्ते का रोना सही नहीं होता, लेकिन तुम लोग हो कि क्या ही बोले तुम्हें। हे भगवान, वजीर सही सलामत हो। मैंने पहले ही कहा था, रात में कुत्ते का रोना सही नहीं है, लेकिन तुम लोग हो कि ढूंढो अभी। हे भगवान, वजीर सही सलामत हो। अब क्या करूं? कहाँ ढूंढने जाऊं वजीर को? घर पर कबीर भी अकेला है। कबीर? अब कबीर को क्या हुआ? कबीर, ये क्या कर रहे हो तुम? विधि ने अंदर पहुंचकर देखा कि कबीर कहीं से कुछ फूल उठाकर ले आया है और उन्हें वजीर के फोटो पर चढ़ा रहा है। उसके साथ स्प्राउट को भी रोता देख विधि और ज्यादा डर जाती है। क्या कर रहे हो ये? हटाओ इसे। विधि जल्दी से उन फूलों को वजीर के फोटो से हटाकर दूर फेंक देती है और कबीर को डांट फटकार कर चुप कराने लगती है। कहाँ से सीखा ये सब? बिल्कुल नहीं रोना वरना। विधि। वजीर, कहाँ थे तुम वजीर? कितनी देर कर दी आने में? विधि फौरन वजीर को अपने गले से लगा लेती है। दूर बैठा कबीर बस दोनों को देखता रहता है। बोलो कहाँ थे? मेरी न जाने क्या क्या सोच। लेकिन वजीर से गले लगते ही विधि को वजीर के पहने उस लाल स्वेटर में से सिगरेट्स की स्मेल आने लगती है। वजीर, तुम फिर से सिगरेट पीकर आए हो? ये स्वेटर मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथ से बनाया था और तुम हो कि देखो ये कितना स्मेल कर रहा है। तुम्हें खुद की और मेरी दी हुई चीजों की कोई कदर नहीं है। मैंने कोई सिगरेट नहीं पी है विधि। तो ये स्मेल क्या है वजीर? रहने दो, तुम तो मुझसे बात ही मत करो। लेकिन बात कुछ और है विधि। और क्या बात है वजीर? बताओ क्या बात है? आज क्या नया बहाना है? वजीर विधि को मॉर्निंग वॉक के दौरान हुए सारी बातों को बताने लगता है। मैं बहाना नहीं कर रहा हूँ विधि। सो द थिंग इज, जब मैं आज सुबह वॉक के लिए निकला था ना, चलो अच्छा हुआ, स्प्राउट के आने से कबीर के चेहरे पे खुशी तो आई। वैसे काफी ठंड है आज। सुबह का वक्त होने के कारण उस रास्ते पर थोड़ी धुंध थी और उस रास्ते पर मेरे अलावा और कोई नहीं था। एकदम से एक कार मेरे सामने आकर रुकी। तू तो वही है ना, वो ह्यूमन राइट्स का रखवाला? हाँ,
क्या नाम था तेरा? वजीर? हाँ, वजीर भाऊ, चल बैठ अंदर। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? छोड़ो मुझे। वो गुंडे मुझे अपने साथ उस कार में ले गए। उनके लीडर का नाम करीम था। अबे ओए देख, मैं तुझसे ना सीधी बात करता हूँ। तू और तेरी बीवी अपने एनजीओ से खूब समाज सेवा करते हो ना, और ये जो तुम्हें वीडियो मिला है ना, ये रेत का इलीगल सप्लाई करने वाला वीडियो, उसमें वो जो आदमी है ना, वो मेरे हैं। वो वीडियो आज के आज डिलीट नहीं हुआ ना, तुम मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ में आया क्या? लेकिन वो गलत है। किसी भी सैंड से इलीगली सैंड माइन करने का हक तुम्हें किसने दिया? अबे साले, राज करते हैं हम इस शहर पे, राज। तुझे आखिरी बार समझा रहा हूँ, तेरे एनजीओ से वो वीडियो कोर्ट तक जाने के पहले डिलीट नहीं हुआ तो तू समझ ले, इस बार तुझे सिर्फ समझाने के लिए उठाया है। अगली बार इस दुनिया से उठाऊंगा। चल अब कल्टी मार, निकल यहाँ से। अरे माय गॉड वजीर, तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? आर यू ऑलराइट? तुम मेरी बात सुनने को कहाँ रेडी थी विधि? वो लोग उस कार में सिगरेट्स पी रहे थे और ये स्मेल, इट्स बिकॉज ऑफ दैट। सो सॉरी वजीर, लेकिन अब हम क्या करेंगे? करना क्या है? हम वो वीडियो बिल्कुल डिलीट नहीं करने वाले। उन्हें लगता है कि वो हमें डरा देंगे, लेकिन मैं नहीं डरने वाला। पास बैठा कबीर विधि और वजीर की बातें सुन रहा होता है। करीम, बुरा बुरा, मैं मारूंगा। कबीर बेटा, ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो, चलो स्कूल के लिए जल्दी से रेडी हो जाओ। विधि कबीर को स्कूल के लिए रेडी करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ करीम उस वक्त अकेला अपनी कार से कहीं जा रहा होता है। जी विधायक जी, हाँ, बस आप ही की कृपा है। हाँ, उस एनजीओ वाले को टाइट कर दिया है। जी, रखता हूँ। यार, ये विधायक जी भी ना। करीम अपनी कार के रेयर व्यू मिरर में देखता है कि ये आवाज उसकी कार के पीछे बैठी एक लड़की से आई थी। उसने एक लाल साड़ी पहनी हुई थी, आंखों में फैला हुआ काजल और हाथों में लाल चूड़ियां। खुले बालों में वो लड़की दिन के वक्त भी बहुत डरावनी लग रही थी। कौन है तुम? तेरा गाल हूं मैं। ये सुनते ही करीम घबरा जाता है। उसके माथे पे पसीने की बूंदें उभर आती हैं। वो घबराहट के मारे चलती कार से कूदने की कोशिश करता है। ये कार को क्या हो गया है? इसके दरवाजे क्यों नहीं खुल रहे? कार रोको करीम। लो, आ गए हम स्कूल। बाय बच्चा। लेकिन कबीर हमेशा की तरह विधि को बिना बाय बोले स्कूल के अंदर चला जाता है। उसकी उम्र के बच्चे काफी खुशमिजाज थे, लेकिन कबीर अब तक टुक और उसके बाद स्प्राउट के अलावा किसी से घुला मिला नहीं था। यहाँ तक कि विधि और वजीर से भी नहीं। विधि उसे स्कूल ड्रॉप करके वहां से जा ही रही होती है कि उसे एक मैसेज आता है। ओह। विधि मैसेज पढ़ते ही वहां से कहीं के लिए निकल जाती है। और हम आपके सामने ला रहे हैं अब तक की सबसे बड़ी लाइव कवरेज। शहर के नामी गुंडे करीम ने खुद को सरेंडर करने के लिए हमसे एक अनजान लोकेशन से कनेक्ट किया है। आइए लाइव देखते हैं कि करीम के आखिर क्या इरादे हैं। कहीं ये पुलिस को बहकाने की कोई एक साजिश तो नहीं है? मुझे नहीं जीना। अब तक हमारे शहर की नदी से जो इलीगल साइन माइनिंग होती थी ना, वो हमारे विधायक जी के कहने पर मैं ही करता था। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ, और अब तक मैंने जो भी गलत काम किया है उसकी सजा आज मैं खुद को देने जा रहा हूँ। इतना कहते हुए उस लाइव ब्रॉडकास्ट में करीम अपने सर के ऊपर गन रख लेता है। माफ करना आहुंडे। मोमो, ये जो वीडियो तुम अभी देख रहे थे, इसमें करीम था ना? हाँ, बेचारे ने खुद को गोली मार ली। ये आंधी का नाम ले रहा था। और देखो इसने वही लाल स्वेटर पहनी है जो मैंने वजीर के लिए बनाई थी। ये इसके पास क्या कर रही है? क्या? इसका तुमसे क्या कनेक्शन? तुम घर चलो, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। शांत विधि, और कबीर कहाँ है? तुम्हारा मैसेज आया तब मैंने उसे स्कूल ड्रॉप ही किया था। उसे छोड़ मैं सीधा एयरपोर्ट यहाँ तुम्हें लेने के लिए आ गई। अच्छा, ओके। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मोमो। अब चलें? विधि मोमो को अपने घर ले जाते वक्त कार में रिसेंटली हुए सभी इंसिडेंट्स को वैसे के वैसे बता देती है जो फिर से उसके साथ होना शुरू हो गए थे। करीम का आहुंडे का नाम लेने के कारण अब उसका शक भरोसे में बदल चुका था कि इतने सालों बाद भी एक बार फिर आहुंडे लौट आई है। अच्छा, तो ये बात है।
घर पहुंचकर विधि और मोमो बात कर ही रहे होते हैं कि खिड़की के बाहर से एक तेज हवा का झोंका आता है, जिसके कारण एक कागज का टुकड़ा बाहर से उड़कर विधि के चेहरे पर गिरता है। विधि उस कागज के टुकड़े को झटके से उठाकर पढ़ने लगती है। ये तो वही लेटर है जो सालों पहले हमें कबीर के हाथ में मिला था, फिर ये खो गया और हम भी इसे वीकेके के चक्कर में भूल गए। आखिर ये वीकेके है क्या? लगता है औंधे एक बार फिर हमें कुछ इंडिकेशन देना चाह रही है। ये वीके के नाम विधि का पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा? इतने साल मेहनत करने के बाद आज जब मैं इंडिया आया हूँ तब भी ये नाम एक बार फिर विधि के सामने आना था। विधि उसी वक्त अपना लैपटॉप निकालकर उस पर कुछ सर्च करने लगती है। ये क्या कर रही हो विधि? शायद वीकेके के बारे में हमें इंटरनेट पर कुछ मिल जाए। ओह नो, ये विधि तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अबाउट वीकेके इंटरनेट पर थोड़ा सर्च करने पर विधि के सामने एक औरत का फोटो आ जाता है, जिसे देख विधि की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। What? ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ विधि? ये तो वही औरत है मोमो जो कबीर की मौत के बाद मुझे सब जगह नजर आती थी। कहीं हो गया तो नहीं? विधि क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? ये तो वही औरत है मोमो जो कबीर के जन्म के वक्त मुझे हर जगह नजर आती थी, हर जगह जैसे एक साया। हाँ, ये तो वही है। कहीं यही तो होते नहीं? इंटरनेट पे जो औरत विधि को दिखाई दी उसकी तस्वीर वही थी जो कबीर के जन्म के वक्त उसे दिखाई दिया करती थी। विधि के दिल में एक अजीब सी घबराहट होने लगी थी, जैसे किसी पुरानी परछाई से आमना सामना हो रहा हो। उसने कांपते हुए होठों से इंटरनेट में इस औरत के बारे में और जानकारी तलाश करनी शुरू की। वत्सला कृष्ण कुमार, तो ये है वीकेके का मतलब। ये तो कोई मशहूर ऑथर है, लेकिन अगर यह होंदे है तो ये जिंदा कैसे है? कहीं चाहिए हम पर कोई काला जादू कर। विधि, ये सिर्फ एक ऑथर है, तुम्हारा और इसका कोई लेना देना नहीं है। लाइक एब्सोल्युटली नो कनेक्शन। आई थिंक ये बस तुम्हारे दिमाग का एक भ्रम है। स्टॉप अज्यूमिंग थिंग्स ऑन योर ओन, ओके? जस्ट चिल। ये कोई भ्रम नहीं है मोमो। उस औरत का मुझे बार बार देखना, वीकेके लिखा हुआ लेटर मिलना, फिर उसका इंटरनेट पर देखना, ये सभी कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। इसका कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर होगा। आई थिंक वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट्स हैपनिंग। वी नीड टू फाइंड दिस पर्सन एंड मीट हर। तुम उससे नहीं मिल सकती विधि। व्हाट? लेकिन क्यों? अरे वो मेरा मतलब है यार, वो कितनी बड़ी ऑथर है विधि। देखो, कहीं इंटरनेट पे उसका एड्रेस भी नहीं है। हम उससे कैसे मिलेंगे? और अगर मिल भी लिए तो हम क्या कहेंगे उससे? यही पूछेंगे कि क्या तुमने हमारे ऊपर कोई काला जादू किया है? हाँ? अरे मोमो, तुम कब आए? विधि और मोमो अभी बात कर ही रहे थे कि तभी वहां वजीर आ जाता है। वो दोनों वजीर को पूरी बात तो समझाते हैं, लेकिन विधि अभी भी काफी परेशान है और किसी गहरी सोच में डूबी हुई है। यार, मोमो की बात में दम तो है विधि। हमने अगर उसे ढूंढ भी लिया तो क्या कहेंगे? उसका हमसे क्या लेना देना है? आई डोंट केयर, जो भी हो वजीर। अपनी बेटी को बचाने के लिए मैं किसी भी हद को पार करने के लिए तैयार हूँ, चाहे मुझे फिर अपनी ये जान क्यों ना देनी पड़ जाए। मेरे लिए ये सब बहुत छोटी बात है। कभी को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। हेलो जी, मैं कबीर की माँ बोल रही। व्हाट? हाँ, हम बस अभी स्कूल आ रहे हैं। क्या हुआ विधि? कबीर ठीक तो है ना? कबीर के स्कूल में कुछ हुआ है क्या? वो कबीर के स्कूल में उनके वॉचमैन की डेथ हो गई वजीर, और उन्होंने कहा डेथ से पहले वो कबीर की क्लास में था। सब बच्चे बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। हमें अभी कबीर को स्कूल से घर लाना होगा। ओह शिट, चलो हम जल्दी से स्कूल जाते हैं। हाँ, और मैं गाड़ी निकालता हूँ। कबीर, where's कबीर? Thank God, Kabir's parents are here. कबीर, are you okay? जल्दी चलो बेटा, let's take you home. Miss Vidhi, your child is very brave, हाँ? गार्ड भैया की मौत से पहले कबीर उनके साथ क्लासरूम में ही था। आफ्टर द इंसिडेंट सब बच्चे डर गए थे, लेकिन कबीर एकदम शांत रहा, जैसे उसने कुछ महसूस ही नहीं किया। अब लेकिन मिस, वो वॉचमैन को क्या हुआ था?
आई डोंट नो मिस्टर वजीर, बस थोड़ी देर के लिए मैं प्रिंसिपल के पास कुछ काम से गई थी और सोचा कि गार्ड भैया को कुछ बच्चों पर नजर रखने के लिए कह दूं। जब गई थी तब कबीर उनसे बात कर रहा था और मैं जैसे ही वापस आई गार्ड भैया क्लासरूम के बाहर जाने लगे और अचानक से उन्हें हार्ट अटैक आ गया। उनकी नाक से खून बहने लगा था एंड बिफोर आई कुड डू एनीथिंग इट वाज टू लेट। गॉड, आई फील टेरिबल। माय गॉड। थैंक यू मिस, आई थिंक वी विल लीव नाउ, टेक केयर। विधि, वजीर और मोमो कबीर को लेकर घर जा रहे थे और तभी अचानक से कबीर कुछ ऐसा कहता है जो उन सब के रोंगटे खड़े कर देता है। कबीर, तुमने लंच फिनिश किया था ना बेटा? खाया। गंदे वॉचमैन अंकल ने मेरा क्रेयॉन खाया, मैंने उसको मार दिया, उसे मुझसे मार डाला मैंने। कबीर, ये क्या कर रहे हो बेटा? गंदी बात है ऐसे बोलना। विधि उसे अपने गले से लगा लेती है जैसे अपने बच्चे को किसी अजीब साए से बचा रही हो। अच्छा हुआ ये बात उसने वहां सबके सामने नहीं बोली, वरना बहुत गड़बड़ हो जाती। कुछ देर बाद विधि, वजीर और मोमो कबीर को लेकर अपने घर पहुंचते हैं, लेकिन घर के दरवाजे पर कदम रखते ही विधि के चेहरे पर खौफ की लकीरें और गहरी हो जाती हैं। उफ, ये कैसी स्मेल है? ओ गॉड, अब ये स्प्राउट क्यों भौंक रहा है इतना? ये हो क्या रहा है यहाँ पे? ये क्या हो रहा है मेरे घर में? ओ नो, अब ये देखो। विधि, वजीर और मोमो देखते हैं कि घर के अंदर जो अनप्लेजेंट सी स्मेल आ रही थी वो 3 मरी हुई बिल्लियों की थी। उन्हें स्प्राउट मारकर अंदर ले आया था और मजे से उनके मीट को खा रहा था। पूरे घर में फर्श पर खून बह रहा था, दीवारों पर लाल खून के छींटे थे, जगह जगह बिल्लियों का मीट पड़ा हुआ था जिसकी स्मेल अब बर्दाश्त के बाहर होते जा रही थी। Oh my God, वसी, what is this? आप अब क्या करेंगे? मैं साफ करती हूँ मैडम, मैं सारा साफ करती हूँ ये। रुक्मिनी, तुम? हाँ मैडम, आप बाहर जाइए, मैं ये साफ करके स्प्राउट को नहला देती हूँ, आप टेंशन मत लो। आज का दिन अजीब था, लेकिन रुक्मिनी का अचानक आना और भी अजीब था। रुक्मिनी के पति की मौत के बाद उसका इतना जल्दी वापस आना विधि के लिए बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन फिर भी उसका इस तरह एकदम से वापस आ जाना विधि के लिए जैसे एक छोटी सी राहत थी। कुछ देर में रुक्मिनी ने सब साफ कर दिया और स्प्राउट को भी नहला दिया। थैंक यू सो मच रुक्मिनी, तुम आ गई, वरना ये सब मुझसे तो बिल्कुल नहीं होता। लेकिन तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई? अब क्या बताऊं मैडम, आपके और कबीर बाबा के बिना मेरा भी मन नहीं लग रहा था। लेकिन तुम्हारा पति? मैडम, आप मेरा यकीन मानिए, उसकी मौत से मुझे दुख तो था, लेकिन एक तरह से मुझे उसके जाने से आज़ादी मिल गई है। वो मुझे कभी इज्जत नहीं देता था, मेरी सारी कमाई शराब में उड़ा देता था। उसके होते हुए मैं जिंदा है कभी ऐसा लगा ही नहीं, लेकिन अब मेरी अपनी ज़िंदगी है। रुक्मिनी, वो जैसा भी था पति था तुम्हारा। अरे मैडम, कबीर बाबा ने मुझे इस जेल से आज़ाद कर दिया है मैडम, आप उनको अहुंडे के साए से दूर मत करो। कबीर बाबा हमारे भगवान हैं, वो ना हम जैसे लोगों के भले के लिए यहाँ पे आए हैं। रुक्मिनी, ये क्या बकवास कर रही हो? ये बकवास बंद करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे के बारे में ऐसी बातें बोलने की? कभी कोई भगवान या आत्मा नहीं है, मेरा बच्चा है वो। विक्टर का मरना सिर्फ एक कोइंसिडेंस था, समझी? कभी को इन सब में मत घसीटो, जाके अपना काम करो। रुक्मिनी को यकीन था कि कबीर के अंदर कोई महान आत्मा का साया है, अहोंडे का साया है, और इस अहोंडे ने उस विट्ठल से आजादी दिलाई है। वो कबीर को अपना भगवान मानने लगी थी। इतना ही नहीं, वो अपने आस पड़ोस में भी यही बातें फैलाने लगी थी कि कबीर कोई साधारण बच्चा नहीं, बल्कि उसके पास दिव्य शक्तियां हैं जो लोगों को किसी भी परेशानी से मुक्त कर सकती थी। लेकिन विधि को अब समझ नहीं आ रहा था कि क्या ये सच है? क्या वो ऑथर वत्सला कृष्णा कुमार सचमुच अहोंडे थी या उसके पीछे कोई और राज छुपा था? कैसे ढूंढूं इस वत्सला कृष्ण कुमार को मैं? कहाँ मिलेगी ये? विधि, जरा इधर आना। क्या बात है मोमो? तुम्हें अहोंडे से जुड़ी सारी रिसर्च बंद करनी होगी विधि। मैंने एक बहुत पहुंचे हुए बाबा से बात की है। उन्होंने कहा है कि अहोंडे एक आत्मा है और जितनी कोशिश करोगी कबीर को उससे दूर रखने की, उतना ही तुम सबके लिए खतरा बढ़ता जाएगा। तो तुम मुझे क्या कहने को कह रहे हो मोमो? मैं क्या करूं? जो जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दो। रोज अपने बच्चे के साथ ही होते हुए देखूं। विधि, अहोंडे के साए से कबीर को बचाने के लिए तुमने मुझे बुलाया था। तुम फिक्र मत करो ना,
हर एक तांत्रिक बाबा जो हमें मिलेंगे हम उनकी मदद लेंगे। मैंने अपनी पैरानॉर्मल और तांत्रिक स्टडीज में काफी उपाय पढ़े हैं यार। बिलीव मी, वी विल फिगर इट आउट। मैं इन सब चीजों का ध्यान रख लूंगा। प्लीज, बस तुम प्लीज इन सब चीजों से दूर रहो विधि। मोमो, मैं ये सब ज्यादा दिन तक नहीं झेल सकती। प्लीज मेरे बेटे को बचा लो। प्लीज सेव माय चाइल्ड। आई कांट टेक इट एनीमोर। विधि, मेरा विश्वास करो, पिछली बार भी मैंने यही किया था और इस बार भी मैं कबीर को और तुम सबको बचा लूंगा। शायद पिछली बार मुझसे कुछ गलती हुई थी, लेकिन इस बार मैं कुछ गलत नहीं होने दूंगा। आई विल मेक श्योर दैट एवरीथिंग गोज वेल। ट्रस्ट मी एंड यू प्लीज स्टॉप क्राइंग, ओके? इट हैज बीन अ लॉन्ग डे फॉर यू ऑल। तुम जाओ और अब रेस्ट करो। ये स्प्राउट की भौंकने से मैं परेशान हो गई हूँ। तुम्हें टुक टुक भी नहीं चाहिए और स्प्राउट भी नहीं। बेटी, तुम क्या चाहती हो भाई? वैसे तुम स्प्राउट को कम मत समझना। अगर ये रात के समय ज्यादा भौंके हैं, इसका मतलब पक्का कुछ तो गड़बड़ है। सॉरी मोमो, बस कुछ दिन में इतना कुछ हो गया कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हर चीज से उलझन ही हो रही है बस। एवरी साउंड, एवरी पर्सन इज गेटिंग ऑन माय नर्व्स नाउ। आई अंडरस्टैंड विधि। एंड सी, स्प्राउट अब चुप हो गया है, ओके? नाउ प्लीज गो एंड हैव सम रेस्ट। यू नीड टू स्लीप। ओके, गुड नाइट। ओह गॉड, नॉट अगेन। ये स्प्राउट फिर से भौंक रहा है। वजीर, वजीर उठो। वेल, टू विधि सरप्राइज, जब वो मुड़कर बेड पर देखती है तो वजीर वहां नहीं था और फिलहाल वहां सिर्फ कबीर उसके पास चैन की नींद सो रहा था। वजीर, वजीर कहाँ हो तुम? वजीर के दिल में मोमो की बात गूंज रही थी। स्प्राउट अगर रात को ज्यादा भौंके तो कोई खतरा जरूर होता है। वजीर गायब था और घर में एक अजीब सी खामोशी थी जो सिर्फ स्प्राउट के भौंकने से ही टूटी थी। वजीर, वजीर तुम कहाँ हो? नो, वजीर इज नॉट हियर। कहीं वजीर